हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूं सिली मिस्टेक्स के अपने सेशन में एक नया पेपर, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये पेपर है ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट थर्ड, जो कि 25 सितंबर 2022 को हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन बोर्ड दोनों में कंडक्ट हुआ था। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक एक करके 10 वो सवाल देखने वाले हैं, जिसमें बच्चों को काफ़ी आसान सवाल भी थे, कुछ कंसेप्चुअल भी थे। फिर भी बच्चों ने ठीक से पढ़ा नहीं, इसलिए उसमें गलत हो गया। अब हम लोग 10 सवाल एक करके देखने वाले हैं। देखिए, पहला सवाल आपके सामने है, द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टाइम ड्यूरेशन ऑफ डिफरेंट स्टेजेस इन एम फेज ऑफ सेल साइकिल। यहाँ पर जो ये एम फेज लिखा हुआ है, ये माइटोटिक है। पहली बात, ये माइटोटिक फेज है। और हमारे मेंटर एसपी सर हमेशा क्लास में बोलते हैं पीटोमा, PTMA। ठीक, पीटोमा। तो ये जो PTMA लिखा है, ये घटता हुआ टाइम ड्यूरेशन का टाइम पीरियड है। तो आप देख लीजिए कहां पर ये ऑप्शन है, प्रोफेज, टीलोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। ठीक, ये टाइम ड्यूरेशन घटता हुआ क्रम है। बढ़ता हुआ पूछा जाएगा तो AMTA आएगा। ठीक, हो सकता हो आगे क्वेश्चन में आपको मिले असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आपको डिसेंडिंग याद रखिए। अगर असेंडिंग पूछा जाएगा तो फिर बाद में उसको हम चेंज कर लेंगे। तो इसका आंसर फर्स्ट। और आप देख सकते हैं तकरीबन 431 बच्चों ने इसे गलत किया है। अगला सवाल है, हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट विद रेफरेंस टू C4 प्लांट। आपको पता है C4 और C3 दो प्रकार के प्लांट थे, जिनमें अपनी अपनी उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर थी। तो इन्हें बता रहे हैं कि भाई रुबिस्को। तो आपको पता है कि C3 प्लांट में केवल रुबिस्को एंजाइम होता है, जो कि CO2 का फिक्सेशन करता है। और C4 प्लांट में दोनों होते हैं, पेप्केज भी होता है और रुबिस्को भी होता है। ठीक, पेप्केज और रुबिस्को दोनों होता है, लेकिन इनकी अकरेंस जो होती है वो अलग अलग होती है। जो पेप्केज होता है, ये मीजोफिल में होता है, ये मीजोफिल में होता है, ये बंडल शीथ में होता है। ठीक, ये बंडल शीथ में होता है, ये मीजोफिल में होता है C4 प्लांट में। तो पहले का रुबिस्को मीजोफिल सेल, ये तो पहले ही गलत हो गया। अब देखिए, हमें पता है कि C3 और C4 प्लांट दोनों में जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है वो अलग अलग है। C3 प्लांट में RUBP होता है, जो कि 5 कार्बन का कंपाउंड होता है। और C4 प्लांट में होता है PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ये फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर है, और यही CO2 से जब जुड़ता है पेप्केज एंजाइम की मदद से, तो बनता है OAA। अब ये OAA फर्स्ट फिक्सेशन प्रोडक्ट है C4 प्लांट का। तो PEP 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, ये बात तो सही है, लेकिन OAA प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर नहीं है, गलत है। ठीक, और कैल्विन पाथवे बंडल शीथ में होती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो हमारा एक ये सही हो गया और हमारा एक ये सही होगा, टोटल 2 सही हो गए, इसलिए आंसर विल बी फोर्थ। ठीक, तो सबसे पहला काम करेक्ट को देखिए, रेफरेंस को देखिए, और उसके बाद हाउ मेनी पूछा गया। हमारे 2 सही हैं, 2 गलत हैं, तो हमारा 2 ये है, इसलिए आंसर विल बी फोर्थ। अगला क्वेश्चन, अब देखिए, ये सवाल स्टेटमेंट के नए फॉर्मेट का, सीकम इज स्मॉल ब्लाइंड सेक विच होस्ट। यहां तक तो सही है, होस्ट सम तक, लेकिन बच्चों ने ठीक से पूरा आगे पढ़ा नहीं। ये पैरासाइटिक नहीं होता, ये सिम्बायोटिक होता है। ठीक है, तो बच्चे जल्दी जल्दी में पढ़ लिए, इसको ठीक से पढ़ा नहीं कि सिम्बायोटिक है कि पैरासाइटिक, और इसलिए बच्चों का सवाल बड़ा लफ्ज से गलत हो गया। तो ये पहले तो ये सही लिखा था, बाद में मैंने इसको चेंज किया है, तो इसलिए बहुत सारे बच्चों का इसका लफ्ज से गलत हो गया। तो ये होना नहीं चाहिए था वैसे, तो सिम्बायोटिक है, तो ये गलत है। ठीक, और वर्मी फॉर अपेंडिक्स विच इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन एराइज फ्रॉम द सीकम, ये बिल्कुल सही है। तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही, इसलिए आंसर विल बी थर्ड। अब देखिए, जो ये बात लिखी है कि सम होस्ट सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये जो सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये है ई कोलाई। ठीक, अब ई कोलाई क्या करता है, विटामिन B12 के सिंथेसिस में हेल्प करता है। मैं क्या बता रहा हूं, ये ई कोलाई विटामिन B12 के सिंथेसिस में हेल्प करता है, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन को बेनिफिट दे रहा है। ठीक, तो ह्यूमन को हो गया प्लस, लेकिन बदले में रहने के लिए हैबिटेट ह्यूमन की बॉडी एज ए होस्ट देती है, तो इसको भी फायदा हुआ, इसलिए ये प्लस प्लस रिलेशन है, इसलिए ये सिम्बायोटिक है। बात को समझिए, ई कोलाई को रहने के लिए हैबिटेट मिलता है, तो ये प्लस हो गया उसके लिए, और ह्यूमन बॉडी को ये हेल्प करता है विटामिन B12 के सिंथेसिस में, तो इसलिए ये आपका सिम्बायोटिक रिलेशन है। तो इस सेंटेंस को ठीक से पढ़ना था, ये सिम्बायोटिक लिखा हुआ है आपकी बुक में,
डायसन एब्जॉर्प्शन में। तो भाई ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है, थर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं। लिखा कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर स्केलेटल मसल फाइबर। आपको पता था 3 प्रकार के मसल थे। एक था आपका स्मूथ मसल फाइबर, ठीक, जिसका नेचर था इनवॉलेंट्री, ठीक, इनवॉलेंट्री, नॉन स्ट्रेटेड, ठीक, और ये न्यूरोजेनिक, ठीक, ये हो गया। फिर एक आता था स्केलेटल मसल, स्केलेटल, ये वॉलेंट्री है, ठीक, और ये स्ट्रेटेड होता है, वॉलेंट्री स्ट्रेटेड न्यूरोजेनिक, ठीक। अब देखिए कार्डियक मसल्स में, जो कार्डियक मसल्स होती है ये इनवॉलेंट्री होती है, ठीक, और ये मायोजेनिक होती है, ठीक, और ये स्ट्रेटेड होती है, ठीक है। तो स्मूथ मसल इनवॉलंटरी होती है, नॉन स्ट्रेट होती है, न्यूरोजेनिक होती है, और स्केलेटल मसल जो होती है ये वॉलंटरी होती है, स्ट्रेट होती है, न्यूरोजेनिक होती है। तो ये तो सही हो गया। और कार्डियक मसल जो होती है, कार्डियक मसल्स, तो ये इनवॉलंटरी है, मायोजेनिक है, स्ट्रेटेड है, ठीक। अब इतने फीचर्स हमें मिल गए। और जो स्मूथ मसल होती है ये टेपर होती है बोथ एंड्स पर, टेपर एट बोथ एंड्स, ठीक। इसी को हम फ्यूजीफॉर्म शेप बोलते हैं, फ्यूजीफॉर्म शेप। अब ये जो बात लिखी इनवॉलंटरी, मतलब जब सेरिब्रल हेमिस्फेयर का किसी मसल्स के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल ना हो तो वो इनवॉलंटरी, मतलब जिसे हम अपनी इच्छाओं के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स ना करा सकते। जैसे ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं तो ये वॉलंटरी मसल्स हो गया। लेकिन मैं अपने पेट की इंटेस्टाइन, अमाशय, इन सबको नहीं कर सकता। मैं पेट तो हिला सकता हूं लेकिन अंदर की हमारी इंटेस्टाइन है, अमाशय, उसोफेगस है, उन्हें उनकी पोजीशन को नहीं चेंज कर सकता। तो वो इनवॉलंटरी, क्योंकि सेरिब्रल हेमिस्फीयर के डायरेक्ट कंट्रोल में ना हो, इनवॉलंटरी। और नॉन स्टेटेड ये अपीयरेंस होती है। और न्यूरोजेनिक का मतलब आपको पता है कि मसल्स की 4 प्रॉपर्टी थी, एक्सटेंसिबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, ठीक। तो जो एक्साइटेशन आता है मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन के लिए, अगर किसी न्यूरॉन्स के माध्यम से या नर्वस टिश्यू के माध्यम से जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन का इनिशिएशन होगा तो उसको बोलेंगे न्यूरोजेनिक, ठीक। और कार्डियक में क्या होता है कि ऐसे नोड हार्ट बीट की ओरिजिन, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन, को इनिशिएट करता है, इसलिए मायोजेनिक है। हार्ट मतलब मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन का इनिशिएशन नर्वस सिस्टम के थ्रू आएगा तो बोलेंगे न्यूरोजेनिक, और मस्कुलेचर के थ्रू आएगा तो बोलेंगे मायोजेनिक। तो स्केलेटल और स्मूथ जो होते हैं ये न्यूरोजेनिक होते हैं। अब देखिए, अगर आप नेचर की बात करेंगे इनवॉलंटरी, तो स्मूथ और कार्डियक दोनों इनवॉलंटरी हैं। और अगर दिखने में कैसा है तो स्ट्रेटेड और स्ट्रेटेड ये दोनों एक तरह से हैं, ठीक। तो ये न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक की बात होती है। तो ये लिखा है स्केलेटल मसल फाइबर टेपर एट बोथ एंड्स, ये गलत है क्योंकि ये स्मूथ के लिए है। हाँ, न्यूरोजेनिक है। और ये क्या चीज है, स्केलेटल मसल इनवॉलंटरी नहीं होती है, वॉलंटरी होती है, गलत है। और ये स्ट्रेट होती है, ये भी गलत है। तो आपसे पूछा जाएगा स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल क्या समानता है, दोनों के दोनों न्यूरोजेनिक हैं। आपसे पूछा जाएगा स्केलेटल और कार्डियक में क्या समानता है, दोनों स्ट्रेटेड हैं। आपसे पूछा जाएगा कार्डियक में और स्मूथ में क्या समानता है, दोनों इनवॉलंटरी हैं। तो थोड़ी बहुत सिमिलरिटी दोनों में होती है। तो ऊपर के 2 सेंटेंस स्मूथ मसल के लिए लिखे हैं और सेकंड वाला सेंटेंस जो है ये कार्डियक के लिए लिखा हुआ है, ठीक। तो सेकंड आंसर। अब हाउ मेनी स्पर्मेटिका आर प्रेजेंट इन अर्थवर्म। अब देखिए अर्थवर्म ये बाइसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल होता है, लेकिन इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक। क्रॉस फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता बाइसेक्सुअल होने के बावजूद भी। तो होता क्या है, ये एक अर्थवर्म है और ये एक अर्थवर्म है। एक अर्थवर्म से स्पर्म रिलीज होता है, ठीक, और दूसरे अर्थवर्म के एक पैकेट में जाके स्टोर होता है जिसे बोलते हैं स्पर्मेथिका, ठीक है। स्पर्मेथिका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, रिप्रोडक्टिव, और स्पर्म मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ये बात याद रखिएगा, ठीक। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो एक अर्थवर्म से स्पर्म निकलता है कॉपुलेशन के समय, दूसरे अर्थवन में जाता है, स्पर्मेथिका में स्टोर होता है। तो ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन की बात है। और स्पर्मेथिका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, स्पर्म मेल का पार्ट है। अब ये स्पर्मेथिका का नंबर 4 पेयर होता है। नॉर्मली हमारे माइंड सेट होता है 4 पेयर, लेकिन क्वेश्चन में टोटल पूछा गया है तो 4 इंटू 2, दैट इज, ये आपका आंसर आएगा 8। बहुत बच्चों ने ये पढ़ा ही नहीं, आपसे पूछा जाता
कि हाउ मेनी पेयर, तब आंसर फर्स्ट आता है। आपसे पूछा गया हाउ मेनी, दैट इज टोटल अमाउंट पूछा गया है। ध्यान समझिए, ये टोटल अमाउंट पूछा गया क्वेश्चन में, ठीक। तो टोटल अमाउंट पूछा गया तो इसलिए 8 आएगा आंसर, थर्ड। अब देखिए एट विच स्टेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस डज डिहाइड्रेशन, ये तो आपकी ग्लाइकोलिसिस जहां आपका दिया हुआ बुक में लिखी ही है कि ये वो स्टेप होता है जहां से वाटर रिलीज होता है। जब फास्फोग्लिसिक एसिड फास्फोइनॉल पायरुवेट एसिड में कन्वर्ट होता है तो वाटर रिलीज होता है। ये आपकी बुक में ग्लाइकोलिसिस दिया हुआ है, इसे आप आईडी याद कर सकते थे। अब देखिए रीड द फॉलोइंग, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। अब लिखा कि वनलाइजेशन प्रमोट्स अर्ली फ्लावरिंग इन प्लांट्स, ये सेंटेंस तो सही है। अब लिखा व्हीट एंड बार्ले ओनली वन, नहीं, ये गलत है, इसमें टू काइंड वेराइटी होती है। और ये वन सीन बाइनरी प्लांट, ये सही है। तो आपसे पूछा गया इनकरेक्ट, इसलिए आंसर सेकंड। अब देखिए ये वन है क्या चीज, आपको पता है व्हीट, व्हीट की दो वेराइटी होती है, ठीक। एक होती है विंटर और एक होती है स्प्रिंग। स्प्रिंग और विंटर ये दो वैरायटी होती है। नॉर्मली इस विंटर को ऑटम सीजन में, ऑटम या विंटर में, ऑटम या विंटर सीजन में हम जमीन में बोते हैं या सोन करते हैं, और फिर एक टाइम ड्यूरेशन के बाद मिड समर में, मिड समर में इसे हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक। बोते हैं हम इसे ऑटम में, ठीक है, और उसके काफी लंबे समय के बाद ये मिड समर में से हार्वेस्ट, इस स्प्रिंग वैरायटी को स्प्रिंग सीजन में बोते हैं, स्प्रिंग सीजन में बोया जाता है। लेकिन इसे भी हम मिड समर में हम हार्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब इस विंटर वैरायटी ने लंबे समय तक जमीन पर या क्रॉप के रूप में सस्टेन किया है, तो इसकी इस कमी को दूर करने के लिए हम इसको लो चिलिंग ट्रीटमेंट देते हैं या लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देते हैं, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देते हैं, और फिर इसको स्प्रिंग वैरायटी के साथ बोते हैं, तो ये भी मिड समर में आकर के हार्वेस्ट हो जाती है। तो एक तरह से इसका ये प्रोमोटरी प्रोसेस है, ये एक प्रोमोटरी प्रोसेस है। और इसी लो चिलिंग ट्रीटमेंट या लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट की घटना को ही हम वर्नलाइजेशन के नाम से जानते हैं, ठीक। वर्नलाइजेशन के नाम से जानते हैं। मैं क्या बता रहा हूं, विंटर और स्प्रिंग दो वैरायटी थी, इसे बोलते थे ऑटम में और हार्वेस्ट होता था मिड समर में। इसे उसके बाद बोते थे स्प्रिंग सीजन में, और इसे भी मिड समर में हार्वेस्ट करते थे। इसकी इस कमी को दूर करने के लिए इसके सीड को लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट से ट्रीट करते हैं और इसे फिर बोते हैं स्प्रिंग सीजन में, तो ये भी मिड समर में आकर के हार्वेस्ट हो जाती है। तो इसी घटना को वर्नलाइजेशन बोलते हैं, और इसी को हम स्प्रिंगिफिकेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो वेराइटी विंटर वाली थी उसको हमने स्प्रिंग वेराइटी में कन्वर्ट किया, इसलिए इसका नाम होता है स्प्रिंगिफिकेशन, ठीक। तो एक तरह से ये प्रोमोटरी प्रोसेस होता है। अब एक बात, वर्नलाइजेशन स्प्रिंग वैरायटी पे अप्लीकेबल अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कमी इसके अंदर थी, हमें इसको प्रमोट करना था, तो इस पर अप्लाई करने की रिक्वायर्ड ही नहीं है। हम इस पर अप्लाई करते हैं जिस तरह से फोटो पीरियडिज्म में आपने पढ़ा था, एक हाइपोथेटिकल केमिकल था फ्लोरोजन कॉम्प्लेक्स, जो कि पौधे में फ्लावरिंग के रिस्पॉन्सिबल था। उसी तरीके से कुछ साइंटिस्टों का मानना है एक हाइपोथेटिकल केमिकल होता वर्नेलिन, वर्नेलिन, ये वर्नेलिन वर्नलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये हाइपोथेटिकल बात है, ठीक। वर्नेलिन जो होता है ये वर्नलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये हाइपोथेटिकल बात है। तो हमने क्या किया, विंटर वाले को स्प्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, और इसी को स्प्रिंगिफिकेशन बोलते हैं। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट ऑफ सीड को वर्नलाइजेशन बोलते हैं, और ये एक प्रोमोटरी प्रोसेस है। अब आप देख सकते हैं वीट की दो वैरायटी है, विंटर और स्प्रिंग, इसलिए ओनली वन काइंड ऑफ वैरायटी ऑफ सेंटेंस गलत हो गया, और ये बाइनियल प्लांट्स पे अप्लाई किया जाता है, इसलिए सेंटेंस सही है, सेकंड आंसर। अब हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट, ठीक। अब देखिए हाइपरटेंशन, आपको पता है नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होना चाहिए 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होना चाहिए, इससे बढ़ा तो हाइपरटेंशन। आप देख सकते हैं यहाँ 160 यहाँ 190 है, तो ये मैचिंग तो सही हो गई। स्ट्रोक वॉल्यूम 170 नहीं होता, ये 70 ml होता है। ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल 0.08 नहीं 0.8 होता है, और कार्डियक आउटपुट बिल्कुल सही है। आपको पता है स्ट्रोक वॉल्यूम, एक कार्डियक साइकिल, जो कार्डियक साइकिल चलती है, एक कार्डियक साइकिल में हार्ट जितना ब्लड पंप करता है उसी को बोलते हैं 70 ml, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक। और एक मिनट में जितना होता है उसे बोलते हैं कार्डियक आउटपुट, दैट इज कार्डियक आउटपुट। इसे हमने अगर 72 बार बीट करता है तो 70 से मल्टीप्लाई किया
तो ये 5000 ml आता है, जो कि यही आंसर है। और एक कार्डियक साइकिल का टाइम ड्यूरेशन होता है 0.8 सेकेंड। तो हमारी पहली मैचिंग सही है और डी, तो 2 सही है, 2 यहाँ है, ऑप्शन थर्ड। विद फॉलोइंग इज अ कट स्टेटमेंट। अब देखिए, जो मोनोकाट प्लांट होता है, मोनोकाट प्लांट, मोनोकाट प्लांट में केवल स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होता है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, और इसमें वुली फॉर्म सेल भी होती है। इस वुली फॉर्म सेल का काम होता है वाटर लॉस को प्रिवेंट करना, ठीक। और डाइकॉट में दोनों होते हैं, डाइकॉट में स्पॉन्जी और पैलिसेड, स्पंजी और पैलिसेड पैरेन्काइमा दोनों होती है, ठीक। डाइकॉट प्लांट में स्पंजी पैलिसेड दोनों होती है, मोनोकाट प्लांट में केवल स्पंजी होता है, मोनोकाट प्लांट में वुलीफॉर्म सेल भी होता है। अब देखिए, पैलिसेड पैरेन्काइमा प्रेजेंट इन टोमेटो, तो ये बात तो बिल्कुल सही कि टोमेटो एक डाइकॉट प्लांट है। अब लिखा वुलीफॉर्म सेल्स अकन पोटैटो, नहीं, पोटैटो डाइकॉट है इसलिए इसमें नहीं होगा, ये गलत हो गया। और लिखा बोथ पैलिसेड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा प्रेजेंट इन मोनोकाट, नहीं, ये मोनोकाट नहीं, ये डाइकॉट होता है, ठीक। तो आपका ये आंसर फर्स्ट। मैं क्या बता रहा हूँ, मोनोकाट प्लांट में स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होता है, वुलीफॉर्म सेल होता है, ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करने वाली एक सेल होती है। और डाइकॉट प्लांट में स्पंजी पैलिसेड दोनों होता है, ठीक। और जो सोनेसी फैमिली है, जिसके मेंबर पोटैटो टोमेटो हैं, ये डाइकॉट प्लांट है, तो आंसर विल बी फर्स्ट। अब देखिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ टू। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन बस जनरल था, लेकिन बहुत सारे बच्चों का लब से गलत हो गया, ये होना नहीं चाहिए भाई। आपका यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये पेक्टोरल नहीं होता, ये पेल्विक है, ये पेल्विक गर्डल है, ठीक। और ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही है कि ईच कॉक्सल बोन इज फॉर्म्ड बाय 3 बोन्स। अब ये 3 बोन्स क्या चीज है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ठीक। अब देखिए, आपको पता है कि स्केलेटन सिस्टम को जब बांटा गया था, स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम को पहले 2 पार्ट में बांटा गया, एक्सियल, एक्सियल और एपेंडिकुलर, ठीक। एपेंडिकुलर की 2 में पार्ट आते थे, गर्डिल बोन्स, गर्डिल और लिम्स, ठीक। और लिम्ब में जिसको हम 4 लिम्ब हाई लिम्ब बोलते हैं। और गर्डिल में फिर फर्दर 2 पार्ट, एक होता है पेल्विक गर्डिल और एक होता है पेक्टोरल गर्डिल, ठीक। और पेक्टोरल गर्डिल का फॉर्मूला था पी सी स्क्वायर एस स्क्वायर। ये सी क्लेविकल है, जिसे आप कॉलर बोन के नाम से जानते हैं, और ये स्कैपुला है, ठीक। इनके नंबर 2-2 होते हैं। और पेल्विक गर्डिल में जो होती है 2 कॉक्सल बोन होते हैं, ठीक, 2 कॉक्सल बोन होते हैं। और ये कॉक्सल बोन, एक कॉक्सल बोन 3 बोन के फ्यूजन से बनता है, इलियम प्लस इस्चियम प्यूबिस, ठीक। इलियम इस्चियम प्यूबिस के फ्यूजन से एक कॉक्सल बोन बनता है, और टोटल पेल्विक गर्डल की बोन का नंबर 2। और ये पी सी स्क्वायर एस स्क्वायर, ये मतलब पेक्टोरल गर्डल, क्लेविकल का नंबर 2, स्केपुला का नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, एक होता है इलियम, ये वाला ई वाला इलियम, तो ये बड़ा कंफ्यूजन होता है, ये कौन सा क्या है। देखिए, आपके बोन में ई है, आई नहीं है, तो उल्टा चलेंगे। अगर आई नहीं है तो आई वाला होगा इलियम, दैट इज ILM। मैं क्या बता रहा हूं, बोन में आई नहीं है तो हम आई वाले को ही मानेंगे कि ये बोन वाला है, ठीक। तो पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ 2 कॉक्सल बोन, तो ये तो गलत हो गया। और ईच कॉक्सल बोन इज फॉर्म्ड बाय 3 बोन, तो ये सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, ठीक। तो आंसर विल बी थर्ड, ठीक। और यहां से ठीक। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा कि कुछ सवाल बहुत ही आसान थे, लेकिन फिर भी आप लोगों का गलत हो गया, जो होना नहीं चाहिए था। और जल्दी जल्दी में आप लोग ठीक से पढ़े नहीं कि पेल्विक लिखा कि पेट्रोल लिखा है, ठीक है। तो आगे से ध्यान रखिएगा, बोन में इन आई नहीं है तो आई वाला जो इलियम है वो बोन में पाया जाएगा, इतना याद रखिए। अगर इसमें आई वाला है तो इंटेस्टाइन में ई वाला पाया जाएगा, ठीक। तो प्यारे बच्चों, मेरा सेशन आप लोगों को कैसा लगा, ठीक। आप लोगों ने टेस्ट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अच्छी बात है। और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और लाइक तो बिल्कुल बनता है। हमारी टेस्ट सीरीज अभी बहुत जल्दी बायो टॉपिक शुरू होने वाली है, और नीट तो चल रहा है, और ये फुल सिलेबस का टेस्ट है। टेस्ट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, टेस्ट की प्रैक्टिस आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं आपका केमिस्ट्री मेंटर विमल सर आपका अपने प्री न्यू लाइट नीट चैनल पे स्वागत करता हूं। कल यानी कि 25 सितंबर 2022 को
आपका जो फुल लेंथ टेस्ट पेपर 3 हुआ था उसमें कुछ केमिस्ट्री के मोस्ट डाउटफुल क्वेश्चन का सेशन लेके आपके सामने आया हूँ। यहाँ पे सारे क्वेश्चन को फिर से हम एनालिसिस करेंगे और हम लोग मिल के देखेंगे कि कहाँ पे गलती हमने किया। तो आप इसके लिए कापी और पेन लेके जरूर बैठिए, ताकि आपको जो भी कंसेप्ट यहाँ से मिले आप उस पर एनालिसिस करिए, उसको नोट डाउन करिए और छोटी छोटी मिस्टेक्स को दूर करने की कोशिश करिए। तो चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहले स्टेटमेंट में बोल रहा है कि 2 मेथिल ब्यूटेन ऑन ऑक्सीडेशन विथ KMnO4 गिव्स 2 मेथिल ब्यूटेन टू ऑल। सबको पता है, हमको भी पता है, आपको भी पता है कि भाई जो अल्केन होते हैं वो ऑक्सीडेशन नहीं देते जनरली। ऑक्सीडेशन अल्केन हमारा जनरली नहीं देता है क्योंकि बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है। लेकिन अगर अल्केन हमारा 3 डिग्री का हो, जैसे 3 डिग्री के कार्बन से हाइड्रोजन एटम अगर इससे अटैच होता है तो वहाँ पे KMnO4 के साथ वो हमारा एल्कोहल बना लेता है। ठीक है, यहाँ पे जनरली सारे अल्केन हमारे KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन नहीं देते हैं, बल्कि जो 3 डिग्री वाले कार्बन होते हैं उनसे जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं, इसका मतलब 3 डिग्री हाइड्रोजन, वो KMnO4 से ऑक्सीडेशन दे देते हैं और यहाँ पे 3 डिग्री का हमको अल्कोहल भी मिल जाता है। तो इससे ये पता चला कि सारे एल्केन क्या ऑक्सीडेशन दे सकते हैं एसिडिक KMnO4 से? नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही दे सकता है जो 3 डिग्री का कार्बन उसके पास 3 डिग्री का हाइड्रोजन हो। इसको हम लोग बोलते हैं अनएक्टिवेटेड कार्बन हाइड्रोजन। तो जो अनएक्टिवेटेड कार्बन हाइड्रोजन होता है ये अगर 3 डिग्री का हुआ और एसिडिक KMnO4 से इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो वहाँ पे 3 डिग्री का अल्कोहल हमको मिल जाता है। जबकि 1 डिग्री का अल्कोहल हो, सॉरी 1 डिग्री का आपका अल्केन हो या 2 डिग्री का हो, ये नहीं दे पाते। तो यहाँ पे क्या बोला है कि 2 मेथिल ब्यूटेन, इसका मतलब कि आप बना लो 2 मेथिल ब्यूटेन हो गया, इसको हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं KMnO4 के साथ। ठीक, इसका ऑक्सीडेशन हमने KMnO4 के साथ करवाया तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये 3 डिग्री का हाइड्रोजन है यहाँ पे है। ठीक है, इसका जब करवाएंगे तो ये हमारा जाके एल्कोहल बन जाता है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया कि 3 डिग्री के जो हाइड्रोजन अटैच होंगे 3 डिग्री वाले कार्बन से हाइड्रोजन, वो तो दे देंगे। लेकिन बाकी क्या अल्केन जिससे हाइड्रोजन हमारा 1 डिग्री या 2 डिग्री से अटैच होगा, क्या वो देगा? तो नहीं देगा, क्योंकि अल्केन हमारा बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है, जो हमने यहाँ पे बताया वही यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, लेकिन ये बोला कि नॉर्मल अल्केन कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज टू करेस्पॉन्डिंग एल्कोहल विथ KMnO4। नहीं, सारे अल्केन नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ वही अल्केन देते हैं KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन जिसमें 3 डिग्री का हाइड्रोजन होता है। ये 3 डिग्री वाले थोड़ी मोर रिएक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं, तो एसिडिक KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन दे देते हैं और 3 डिग्री का अल्कोहल हमको मिल जाता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखें तो पहला वाला हमारा राइट हो जाएगा, दूसरा वाला गलत। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, पहला वाला करेक्ट, बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट। सेकेंड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कॉपी पे जरूर लिखिएगा कि सारे अल्केन हमारे KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन नहीं देते, सिर्फ वही देते हैं जो हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन से अटैच होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब 53 क्वेश्चन काफी अच्छा है। व्हेन एसीटोन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल अमीन। अब इस क्वेश्चन में हमको एसीटोन के बारे में पता होना चाहिए, एसीटोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में हमको पता चाहिए। तो यहाँ पे देखा जाए एसीटोन का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है भाई, इसको डाई मेथिल कीटोन भी बोला जाता है। ठीक है, CH3 और कहा जा रहा है कि इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। तो जब इसका हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन के दौरान वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इस तरीके से, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सिम। तो ऑक्सिम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं।
और पूछो ऑप्शन में दे क्या रहा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये दे ही नहीं सकता, बिकॉज ऑप्टिकल आइसोमर होने के लिए कायरल कार्बन का होना जरूरी होता है। कायरल कार्बन क्या होता है? कोई भी एटम, सपोज करिए कार्बन, वो अपने चारों बांड अलग अलग एटम या ग्रुप से बनाए तो उसे हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन। ये कायरल कार्बन है। और कायरल कार्बन का कंडीशन ये भी है कि कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 होना चाहिए उसका हाइब्रिडाइजेशन। अगर ये सेटिस्फाई करता है कि भाई जो हमारा कार्बन है वो चारों बॉन्ड अलग अलग एटम या ग्रुप से बॉन्ड बनाया हो और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, तो उस केस में वो कार्बन कायरल कार्बन कहलाता है। और किसी भी कंपाउंड में अगर एक कायरल कार्बन होता है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो कोई इस तरीके से है नहीं, सारे के साथ यहाँ पे अगर इस कार्बन की बात करें तो H3 हो गए सिमिलर ग्रुप, तो कायरलिटी तो यहाँ हो ही नहीं सकता। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो ऑक्सीजन जो हमारा होता है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। जैसे मैं इसका एग्जांपल लूं, अगर कुछ ऑक्सीजन हमारा इस तरीके से बने, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, तो आप लोन पेयर इधर दिखाओ OH, यहाँ पे B। इसका मतलब अगर A यहाँ पे A B के इक्वल नहीं रहेगा तो ये ऑक्सीजन भी हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द ही होता है या उसी के अराउंड होता है, क्योंकि वहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। कभी भी सिंगल बॉन्ड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता, बिकॉज वहाँ पे फ्री रोटेशन होता है। तो जहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने का चांस होता है। लेकिन उसके लिए इस कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा कि जो ए और बी हो वो सिमिलर ग्रुप या आइटम नहीं होने चाहिए। ऑक्सीजन के केस में अगर ये सिमिलर हो गए तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाऊं, लोन पेयर यहाँ पे दिखा दें OH इस तरीके से, तो यहाँ पे CH3 ग्रुप हो गया, यहाँ पे CH3 ग्रुप। अब ये सेम ग्रुप है या सेम एटम इस तरीके से, तो ये हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। ऑप्टिकल तो बिल्कुल नहीं करेगा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करेंगे। और कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म सिर्फ वही शो करते हैं जिनके पास सिंगल बॉन्ड हो इस तरीके से। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा जो ऑक्सीजन प्रोडक्ट बना वो न तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा, न तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, न तो कन्फॉर्मेशनल, इस तरीके से। इसमें आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज 4। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। अगर हमें ये पता करना हो कि क्या कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कंपाउंड शो करेगा कि नहीं करेगा, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है उस कार्बन के पास देख लो आप कि उस एटम के पास क्या कोई कायरलिटी मौजूद है, उसके पास कोई कायरल कार्बन है। अगर सिर्फ और सिर्फ एक कायरल कार्बन रहेगा तो वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ज्योमेट्रिकल के लिए क्या होगा कि ज्योमेट्रिकल के लिए होने के लिए डबल बॉन्ड होना जरूरी है यहाँ पे, बट यहाँ पे सिमिलर ग्रुप हो जाने की वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं किए, तो इसीलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा 4th। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें हम लोग ढेर सारे कंसेप्ट सीखेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे इन्हीं कंसेप्ट को फॉलो करते हुए सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्चुअली जो एसिड का होना या बेस का होना, ये एक इक्विलिब्रियम का गुण होता है। अगर कोई भी एट इक्विलिब्रियम पे जितना ज्यादा लोन पेयर देगा H+ को, वो उतना ही उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। और हमको पता है कि नाइट्रोजन बेसिक करेक्टर इसलिए शो करता है क्योंकि उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो जितने भी एमीन होते हैं हमारे वो बेसिक नेचर के होते हैं क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। तो बात आती है क्या वो लोन पेयर तो सब नाइट्रोजन के पास प्रेजेंट होते हैं, तो क्या सभी बेसिक करेक्टर या बेसिक स्ट्रेंथ सभी के इक्वल होगा या कम ज़्यादा इस तरीके से होगा? वो डिपेंड करता है कि कितना उसका लोन पेयर रिएक्टिव है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, किसी इंसान के पास बहुत ढेर सारे पैसे हो, इसका मतलब ये नहीं है
कि वो किसी गरीब की मदद करेगा, इससे हम ये निष्कर्ष नहीं निकालेंगे। या किसी मतलब गरीब की मदद करे, इसके लिए उसके पास क्या होना चाहिए? दया और प्रेम होना जरूरी होता है। पैसे तो ढेर सारे उसके पास हैं, लेकिन उसको देने के लिए क्या होना चाहिए? दया और प्रेम होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से तो प्रत्येक नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है, तो क्या वो उतनी ही शानदार तरीके से अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H+ को देगा? ये डिपेंड करता है कि वो कितना रिएक्टिव है। तो लोन पेयर होना जरूरी है, लोन पेयर तो हो नाइट्रोजन के पास, बट रिएक्टिव लोन पेयर हो। रिएक्टिव का मतलब जिसकी एनर्जी ज्यादा हो और स्टेबिलिटी कम हो। तो जिस लोन पेयर की एनर्जी जितनी ज्यादा रहेगी, स्टेबिलिटी जितना कम रहेगा, वह नाइट्रोजन एटम लोन पेयर अपने तगड़े से देगा। अगर मैं कहूं कि लोन पेयर जितना ज्यादा देगा, तो ये एक बेसिक कैरेक्टर को बताता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कितना जल्दी देगा, तो ये गलत है, क्योंकि एक एसिड या बेस का होना एक इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट होता है। अगर जल्दी की बात करेंगे कितना जल्दी देगा, तो ये केमिकल काइनेटिक्स की बात होती है। तो एसिड और बेस जो हमारे होते हैं, ये इक्विलिब्रियम के गुण कहलाते हैं। तो कितना ज्यादा देगा एट इक्विलिब्रियम पे अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H+ को, वो उतना ही उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले आप ये देख लो, सब नाइट्रोजन एटम का आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन निकालने से हमको क्या पता चलेगा? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। और परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जो होता है, वो उतना ही डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाता है, चाहे एरोमेटिसिटी हो, चाहे रेजोनेंस हो, चाहे इंडक्टिव इफेक्ट हो, और चाहे आपका हाइपर कंजुगेशन हो। हम बात मानेंगे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की बात मानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या सभी नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या है। और हमको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल लेते हैं। उसके लिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर निकालते हैं, और वह लोन पेयर निकालते हैं जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो। ठीक, वही यहाँ पे लोन पेयर का काउंट करते हैं यहाँ पे। तो अब इसके अकॉर्डिंग देख लें, ये नाइट्रोजन एटम है। अब अगर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूं, तो 5 तरीके के रिएक्टिव स्पीसीज पाए जाते हैं, जिसमें कि कौन कौन से आते हैं? पहला आपका आता है लोन पेयर, दूसरा पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड भी 2 टाइप्स के होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। फिर उसके बाद सी वैकेंट ऑर्बिटल, मतलब खाली डब्बा। डी आपका होता है फ्री रेडिकल। इस तरीके से तो टोटल रिएक्टिव स्पीसीज पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 होते हैं: लोन पेयर, पाई बॉन्ड में डबल ट्रिपल दोनों आते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल और फ्री रेडिकल। अगर ये कहीं अपने एक दूसरे के कार्बन की पोजीशन पे आते हैं, तो वहां पे कॉन्जुगेशन होने का चांस हो जाता है। कॉन्जुगेशन का मतलब रेजोनेंस शो करने लगते हैं। तो ये बहुत रिएक्टिव, सारे के सारे सभी के सभी रिएक्टिव स्पीसीज कहलाते हैं। और रिएक्टिव स्पीसीज का मतलब होता है कि जिसकी एनर्जी ज़्यादा हो और स्टेबिलिटी कम हो, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है। तो अब ये अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। जितना तगड़ा रेजोनेंस होगा, जितना तगड़ा कॉन्जुगेशन में जाएंगे, इनकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, तो अगर किसी एटम के पास, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कि अगर किसी एटम के पास, अगर किसी एटम के पास 2 रिएक्टिव स्पीसीज प्रेजेंट हो या 3 रिएक्टिव स्पीसीज प्रेजेंट हो, किसी एटम के पास 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टिव स्पीसीज प्रेजेंट हो। सपोज करिए उस एटम के पास, मान लीजिए कोई एटम ये है, इसके पास लोन पेयर भी है और इसके पास डबल बॉन्ड भी है, फ्री रेडिकल भी मान लीजिए मौजूद है। तो कौन कॉन्जुगेशन में पहले जाएगा? तो कॉन्जुगेशन में जाने के लिए सबसे पहले डबल बॉन्ड जाता है, तब लोन पेयर जाएगा इस केस में। तो प्रायोरिटी किसको देंगे? डबल बॉन्ड को। यानी कि अगर किसी एटम के पास डबल बॉन्ड एज ए रिएक्टिव स्पीसीज के फॉर्म में प्रेजेंट है, लोन पेयर भी प्रेजेंट है, तो सबसे पहले वो कॉन्जुगेशन में यानी रेजोनेंस में पाई बॉन्ड के थ्रू जाता है, और लोन पेयर उसका लोकलाइज्ड कंडीशन में हो जाता है।
लोन पेयर लोकलाइज्ड हो गया, तो वो जब कोई भी लोन पेयर लोकलाइज्ड कंडीशन में होता है तो उसे हम काउंट करते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल में। लेकिन अगर कोई डी लोकलाइजेशन लोन पेयर करने लगता है तो उसको हम काउंट करते हैं पी ऑर्बिटल में, क्योंकि डी लोकलाइजेशन होता है वाया द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड कौन बनाता है? पी ऑर्बिटल। तो उस केस में वो पी ऑर्बिटल में आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर इस केस की बात करें, सबसे पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड कितना बनाया है नाइट्रोजन एटम? एक सिग्मा, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होते हैं। ठीक, तो एक सिग्मा यानी कि यहाँ पे कुल मिला के आपके 2 सिग्मा हो गए, 2 सिग्मा। और लोन पेयर, ये लोन पेयर लोकलाइज्ड कंडीशन में है। अब जब कोई लोन पेयर लोकलाइज्ड कंडीशन में होता है, कोई लोन पेयर लोकलाइज्ड कंडीशन में होता है, तो उस केस में वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में उसको हम काउंट करते हैं, क्योंकि वो लोकलाइज्ड कंडीशन में इस समय है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 यानी कि S3 आ गया, और जब 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp2 होता है। सिमिलरली इसकी बात करें तो यहाँ पे ये जो लोन पेयर है, अब ये लोकलाइज्ड नहीं रहा, अब ये डी लोकलाइज्ड हो गया। डी लोकलाइज्ड हो गया तो अब इसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल में काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालेंगे तो 3 सिग्मा बॉन्ड, और लोन पेयर हम तभी काउंट करते जब इसका ये लोकलाइज्ड कंडीशन में होता। लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस हो गया, कॉन्जुगेशन हो गया, इसका मतलब ये अभी डी लोकलाइज्ड हो गया, और डी लोकलाइज्ड हो गया तब ये पी ऑर्बिटल के थ्रू लोकलाइजेशन करेगा। अब यहाँ पे हम इसको हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं रखेंगे, तो लोन पेयर 0, फिर से 3 sp2। इसकी बात करें तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, तो लोन पेयर है प्रेजेंट है, कितना सिग्मा बॉन्ड? एक सिग्मा बॉन्ड है, और इसका लोन पेयर फिर से लोकलाइज्ड कंडीशन में है, क्योंकि यहाँ लोकलाइज्ड कंडीशन में है क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस या कोई भी डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे लोकलाइज्ड कंडीशन में है। और जब लोकलाइज्ड कंडीशन में लोन पेयर हमारा होता है तो उसको हम काउंट करते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल में, तो उसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड 2, सॉरी इस नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक सिग्मा एक लोन पेयर तो 2, यानी कि sp आ गया। यहाँ पे इसकी बात करें तो ये भी डीलोकलाइजेशन कर रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड तो sp2। ठीक, तो हम इसको एक बार फिर से देखते हैं। इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस नाइट्रोजन का sp2, इस नाइट्रोजन का sp3। तो एक बार इसको हम लिख लेते हैं फिर से। ठीक है, इसका sp2, इस नाइट्रोजन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इस नाइट्रोजन का sp। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इसमें सबसे ज़्यादा होंगे 50%, इसमें 33.3 सभी में होंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। तो जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होता है, मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर डोमिनेटिंग फैक्टर होता है ओवर, चाहे वो रेजोनेंस होता है, चाहे एरोमेटिक हो, चाहे हाइपर कंजुगेशन हो, चाहे इंडक्टिव इफेक्ट हो। अगर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर डोमिनेटिंग फैक्टर होता है तो सबसे पहले हम परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर देखेंगे। अच्छा, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर से होता क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, सपोज करिए न्यूक्लियस, ठीक, जितना ज्यादा किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन अगर निकाल लिए तो जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होगा वो उतना ही ज्यादा न्यूक्लियस के करीब में जाएगा, वह लोन पेयर उतना ही ज्यादा न्यूक्लियस के करीब में जाएगा। तो मान लीजिए ये sp, sp2, sp3, तो अगर जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होगा वो उतना ही ज्यादा न्यूक्लियस के करीब में जाएगा, और जितना ही ज्यादा न्यूक्लियस के करीब में जाएगा तो उस लोन पेयर का इस न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, और लोन पेयर पे होता है निगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव निगेटिव में उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शंस, और अट्रैक्शन जहाँ भी होता है तो एनर्जी हमेशा कम हो जाती है और स्टेबिलिटी हमेशा ज़्यादा हो जाती है। और हमको पता है कि वही लोन पेयर अपना दे पाएगा नाइट्रोजन एटम जिसका
लोन पेयर की एनर्जी मैक्सिमम हो, स्टेबिलिटी कम हो, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है, क्योंकि अब वो रिएक्टिव फॉर्म में नहीं रह गया। अब वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है H प्लस को एट इक्विलिब्रियम पे उतना नहीं देगा, क्योंकि वो स्टेबलाइज हो गया। रिएक्टिव होता तो H प्लस को अपना लोन पेयर देता। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जितना ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा न्यूक्लियस के करीब, और न्यूक्लियस के करीब में जाएगा तो लोन पेयर पे नेगेटिव, न्यूक्लियस के पॉजिटिव, उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन, अट्रैक्शन से एनर्जी कम, स्टेबिलिटी मैक्सिमम। अब वो उतना ही ज्यादा अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H प्लस को नहीं देगा एट इक्विलिब्रियम पे, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाती है। ठीक, तो अगर देखें, अगर इसमें ये पूछा जाता कि सबसे वीक बेस कौन सा होगा, आप बताओ, तो सबसे वीक बेस यही हो जाता, क्योंकि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, तो यहाँ पे ये हमारा सबसे कम हो जाता। बट यहाँ पे पूछा है स्ट्रॉन्ग बेस, तो अब इनमें कंपेयर कर लेते हैं, sp2 sp2 sp2, इनमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इक्वल है, और जब परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इक्वल हो गया, तब हम देखेंगे कि अब रेजोनेंस की क्या बात हो रही है इसमें, कि कॉन्जुगेशन की क्या बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमने अभी कंसेप्ट बताया, किसी एटम के पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो एज ए रिएक्टिव स्पीसीज, और लोन पेयर भी प्रेजेंट हो एज ए रिएक्टिव स्पीसीज, तो कॉन्जुगेशन में या रेजोनेंस में पाई बॉन्ड के थ्रू जाता है, तो लोन पेयर इसका लोकलाइज्ड हो गया, लोकलाइज्ड हो जाता है, तो वो यहाँ पे लोकलाइज्ड हो गया। यहाँ पे इसका लोन पेयर डी लोकलाइज्ड है, यानी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर भी इसका, यहाँ पे तो एरोमेटिक बन गया, लोन पेयर के वजह से एरोमेटिक हो गया, ये हाईली स्टेबल हो गया। तो यहाँ पर भी देखिए ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में चला गया। अब यहाँ पे अब उतना ही ज्यादा रिएक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि डीलोकलाइजेशन में हो गया, उससे ज्यादा कहीं ये डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर गया, क्योंकि ये इस लोन पेयर की वजह से ये एरोमेटिक हो गया, और एरोमेटिक स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। तो अगर कंपेयर करें तो किसका ज्यादा हो जाएगा, यानी ये लोकलाइज्ड कंडीशन में है, ये आराम से H प्लस को अपना, ये रिएक्टिव फॉर्म में है, अभी ये स्टेबलाइज नहीं हुआ है, ये आराम से अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H प्लस को दे देगा, तो पहला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर इन दोनों की बात करें तो इन इन दोनों में सेकेंड और फोर्थ वाले ऑप्शन में ये ज़्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ इस लोन पेयर की वजह से वो एरोमेटिक हो गया, और एरोमेटिक से हाईली स्टेबल हो जाते हैं। यहाँ पे दूसरा वाला इनके कंपेयर की बात करें तो ओवरऑल अगर हम आंसर देखें तो पहला हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि सबसे पहले हम परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर देखेंगे, अगर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इक्वल हुआ सभी कंपाउंड का, तब हम बात करेंगे रेजोनेंस, यानी कि सब एरोमेटिक कैरेक्टर देखेंगे, तब रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, तब इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे। अगर डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, अलग अलग एटम का अलग अलग परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर आ रहा है, तो आप परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर को डोमिनेटिंग फैक्टर मानिएगा, क्योंकि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा रहेगा उतना वो न्यूक्लियस के करीब, उतना वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, लोन पेयर उतना रिएक्टिव नहीं हो पाएगा, तो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब वो नहीं दे पाएगा, तो इसके वजह से पहला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें। अब इसमें पूछा जा रहा है कि एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव के लिए कंडीशन में फिर से बता दे रहा हूं कि कार्बन अपना चारों बॉन्ड अलग अलग एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से बॉन्ड बनाया हो, तो उस कार्बन को हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन। और किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एक ही कायरल कार्बन मौजूद होता है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, अब जैसे अब इसका दूसरा कंडीशन क्या है कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, यानी कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड हुआ तो वहां पे हम कायरलिटी नहीं बता पाएंगे। तो इस केस की अगर मैं बात करूं तो पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, क्या इसमें कोई एक भी कायरल कार्बन मौजूद है, और पूछ रहा है कि लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए। तो एन ब्यूटेन का मतलब होता है कि एक चेन बना दो आप ब्यूटेन की, 4 कार्बन का चेन, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं, उसे हम नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं। ठीक, अब इसमें कितने 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, इसमें 3 हाइड्रोजन।
तो क्या यहाँ पे कोई भी कार्बन कायरल कार्बन है? क्योंकि यहाँ पे अगर चारों बॉन्ड को हमको देखना होता है, चारों बॉन्ड हमको देखना होता है, अगर चारों बॉन्ड अलग अलग एटम से होते हैं तो कायरल कार्बन होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो यहाँ पे सिमिलर हो गया तो ये होगा नहीं। यहाँ पे दो हाइड्रोजन फिर से सिमिलर नहीं। यहाँ पे दो हाइड्रोजन तो ये बिल्कुल कायरलिटी इसमें नहीं होगी, कोई भी कार्बन कायरल कार्बन नहीं होगा, क्योंकि कोई भी कार्बन अपने चारों बॉन्ड अलग अलग एटम से बॉन्ड नहीं बनाया। तो पहला वाला हमारा होगा ही नहीं ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि इसमें कोई भी कायरल कार्बन मौजूद नहीं है। अगर मैं सेकेंड की बात करूं तो आइसोपेंटेन कह रहा है, इसका मतलब हमको स्ट्रक्चर बनाना भी आना चाहिए। अगर आइसो बोला इस तरीके से, तुमको बनाना भी आना चाहिए। ताकि अब इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। तो अगर इसकी बात करें बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 3 हाइड्रोजन सिमिलर। यहाँ पे अगर बात करें तो हाइड्रोजन अलग हो गया, ये ग्रुप भी अलग हो गया, बट CH3 सेम हो गया, ये भी नहीं होगा यहाँ पे दो। तो यहाँ आइसोपेंटेन भी हमारा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई भी कायरल कार्बन मौजूद नहीं है। सेकेंड की बात करें, आई मीन टू से कि थर्ड, तो ये बोल रहा है कि 3 मेथिल हेक्सेन। सबसे पहले आप रूट वर्ड बनाओ, रूट वर्ड बनाने के बाद नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। कंपाउंड अगर है तो उसका आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए आता है। कभी कभी नाम दिया रहता है आईयूपीएसी नेम, उसका कंपाउंड बनाना होता है हमको। तो कैसे बनाते, आप रूट वर्ड को ध्यान दो, सारे रूट वर्ड बना दो, जितना रूट वर्ड कहा उतने कार्बन आप बता दो। फिर दूसरा नंबरिंग कर दीजिए, और नंबरिंग करने के बाद जो जो बोले उसके फॉलो कर जाओ। कि 3 मेथिल यानी 3 पे मेथिल लगा दिया, बन गया। उसके बाद हेक्सेन, तो आप देख लो रूट वर्ड करना 6 तो हेक्सेन हो जाएगा। अब क्या करते हैं इसमें, देखते हैं कायरलिटी, कायरन की मतलब कार्बन, कोई भी कार्बन कायरल है कि नहीं। तो ये बिल्कुल नहीं होगा, 3 हाइड्रोजन, ये भी नहीं होगा, इधर से ये भी नहीं होगा, 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ठीक, 2 हाइड्रोजन, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो अगर देखें इस कार्बन की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। तो देखो आप इस कार्बन को ध्यान से आप देखो, तो ये कार्बन के पास एक ग्रुप ये है जो कि एथिल मेथिल हाइड्रोजन, यहाँ पे प्रोपिल आ गया। तो क्या ये कार्बन अपने चारों बॉन्ड अलग अलग ग्रुप से बनाया है बॉन्ड? बिल्कुल बनाया है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे एथाइल, वहां पे प्रोपाइल। तो इसका मतलब इसके पास एक कायरलिटी तो है, ये कायरल कार्बन है हमारा, ठीक, कायरल कार्बन यहाँ पर है। लेकिन अब ये पूछा क्या है कि लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास, चौथे वाले की भी आप देख लो। आप इसका जब मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो अब एक बार चौथा वाला भी देख लेते हैं। करा कि 2 साइक्लोप्रोपिल ब्यूटेन, ठीक है। तो हमें पता है 2 साइक्लोप्रोपिल ब्यूटेन, आप रिंग बनाओ एक 3 कार्बन का, बोल रहा है कि अब इस तरीके से हम बना देते हैं। नंबरिंग पहले ही करना होता है। 2 पे साइक्लोप्रोपिल, अब इसमें हमको कायरलिटी बताना है। तो अगर ये देखिए तो ये हो जाएगा आपका मिथाइल, एथाइल हो जाएगा, ये रिंग, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पर भी एक कायरल कार्बन मौजूद होगा। कायरल कार्बन इसमें भी है और इसमें भी है, बट यहाँ पे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास जिनका हो उनमें आप बताओ कौन सा कायरल कार्बन मौजूद होगा, कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ऑप्शन हमारा फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो कम होगा, ठीक है। तो कभी भी अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, अगर किसी कंपाउंड के पास 2 कायरल कार्बन मौजूद होते हैं
तो उस पे वहाँ पे क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं, इनएक्टिव भी हो सकते हैं, लेकिन किसी भी कंपाउंड के पास अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही कायरल कार्बन मौजूद होता है तो ऑप्टिकली एक्टिव होता ही होता है। ठीक, अब कायरल कार्बन कैसे पता करेंगे? कार्बन को देखो, चारों बॉन्ड अलग अलग होना चाहिए, अगर है ऐसा तो कायरल कार्बन होगा, नहीं तो नहीं। इसके अकॉर्डिंग आपका चौथा वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। Generally, the first ionization energy increase along the third period, but there are some exceptions, and the exception is a, हमें पता है कि पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे आयनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ती है। यहाँ पे पूछा जा रहा है थर्ड पीरियड का, इसमें भी होता है ऐसा, बट ये आपसे पूछना ये चाह रहा है कि क्या कोई थर्ड पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे कोई एक्सेप्शन है कि रेगुलरली वो इंक्रीज ही करता है, आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो चलिए देखते हैं। अगर पहले ऑप्शन की बात करूं तो फास्फोरस और सल्फर की बात कर रहा है इसमें। तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल की बात करें तो यानी कि 3p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 15। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर लेना। ठीक, और इसका होता है 16 इस तरीके से। इसके में 3p हाफ फील्ड p ऑर्बिटल जो होते हैं वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो जाते हैं। ठीक, अब इसकी बात करें तो 3p4 हो जाता है। तो अगर मैं इस कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करूं कि इंक्रीज करता है लेफ्ट से राइट जाने पे, तो होना चाहिए था ज़्यादा, इस तरीके से होना चाहिए था सल्फर का, बट यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो p ऑर्बिटल है अपने हाफ फील्ड ऑर्बिटल में मौजूद है, इसमें इलेक्ट्रॉन उसके हाफ फील्ड ऑर्बिटल में मौजूद है, बट यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। और हमको पता है कि आयनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब होता है कि आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी हमको देनी पड़ती है उसी को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन इंथैल्पी। और ये डिपेंड करता है कि आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हमारा है वो कितना न्यूक्लियस के प्रभाव में है। जितना ज़्यादा वो न्यूक्लियस के प्रभाव में रहेगा उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन से उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा मैक्सिमम हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगा। अब उसको तोड़ने के लिए यानी उसको बाहर निकालने के लिए हमको उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। जितनी ज़्यादा एनर्जी हमको देनी पड़ेगी उसी को हम लोग बोलते हैं उतनी ही ज़्यादा उसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी होगी। ठीक, तो यहाँ पे एक्सेप्शन मिला हमको, होना चाहिए था सल्फर का ज़्यादा कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कि जब हम मूव करते हैं लेफ्ट से राइट जाने पे तो आयनाइजेशन इंथैल्पी बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ क्योंकि फास्फोरस अपने हाफ एल ऑर्बिटल की वजह से ये हाईली स्टेबल हो जाएगा। इसमें से इलेक्ट्रॉन को मूव करना निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा हमको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, और जब एनर्जी ज़्यादा देनी होती है उसी कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा हमको देनी पड़ेगी उसी को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन इंथैल्पी। तो यहाँ पे एक्सेप्शन इसमें मिला। सोडियम इसकी बात करें तो भाई इसमें देखें 3s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें सोडियम और Mg की बात करें तो इसके 3s1, इसका 3s2। तो यहाँ पे उस कंसेप्ट को यूज करते हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पे आयनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ती है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे ये अपने हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं फुल फील्ड ऑर्बिटल में है, यहाँ पे हाफ फील्ड, तो मैक्सिमम तो यही हो जाएगा। तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। सी की बात करें, अब ये Mg की बात करें और Al की बात करें एल्यूमिनियम की, तो इसका 3s2। ठीक, यहाँ पे 3p1 इस तरीके से आएगा। तो अगर देखा जाए उस कंसेप्ट का यूज करूँ तो एल्युमिनियम का आयनाइजेशन इंथैल्पी फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि एस यहाँ पे एस अपने फुल फील्ड ऑर्बिटल में मौजूद है। तो होगा, इसका होना तो चाहिए था हमारा Mg लेस देन Al, होना तो यही चाहिए था, ये होना चाहिए, बट यहाँ पे एक्सेप्शन पाया गया ड्यू टू फुल फील्ड एस ऑर्बिटल। ठीक है, अब ये भी एक्सेप्शन बिहेवियर शो करता है, बट यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ थर्ड पीरियड की बातें की जा रही है, तो यहाँ पे हम इसकी डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि थर्ड पीरियड में देखते हैं पूछा आपसे जा रहा है थर्ड पीरियड का। तो आंसर्स क्या हो जाएगा? आंसर्स आपका हो जाएगा किसमें किसमें एक्सेप्शन मिला, पहले वाले में मिला और सी वाले में। आप देख लो A एंड C, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर आपका हो जाएगा।
हमें जनरली ये पता है, देखो कि भाई आयनाइजेशन एंथैल्पी जब हम मूव करते हैं लेफ्ट से राइट जाने पे तो बढ़ता है, पीरियड की यदि मैं बात करूँ तो। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी पाए जाते हैं। वही आपसे पूछना चाह रहा था कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट के बारे में बताओ आप, कि क्या उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है लेफ्ट से राइट जाने पे क्या रेगुलरली बढ़ती जाएगी कि कुछ एक्सेप्शन आप उसमें मिलेगा? बिल्कुल एक्सेप्शन मिलता है, एक्सेप्शन के माध्यम से हमने यहाँ पे देखा। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी मज़ेदार भी हैं, कुछ सीखने को दे रही हैं और कुछ कंसेप्चुअल हमको बना रही हैं, और ताकि हम आने वाले प्रत्येक पेपर में अच्छा करें, परफॉर्मेंस भी अच्छा करें। अपने आसपास हमेशा पॉजिटिविटी बना के रखिए, क्योंकि अगर हमको सक्सेस पाना है तो सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, और आप हमेशा 50 लगभग अगर मैं बात करूँ आपको सक्सेस की, तो अगर आप पॉजिटिव फीलिंग रखते हो, पॉजिटिव सोच रखते हो अपना, तो 50% तो आप सक्सेस हो ही आप हो गए। रही बात 50% की, वो डिपेंड करता है आपकी वर्किंग पे, कि कितना स्मार्ट तरीके से आप वर्क करते हो। क्या क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं तो क्या उस पर आप एनालिसिस घर पे करते हो, आप शॉर्ट नोट बनाते हो? इस पे डिपेंड करता है कि हमसे भाई इस क्वेश्चन में इस तरीके से कमियां होगी, आप उस तरीके से पढ़ाई करो। क्या उसको रिमूव करने की कोशिश करते हो, माइंड में सेट करते हो आप कि अगले पेपर में जाके इस तरीके से गलती हम नहीं करेंगे? अगर आप ऐसा करते हो, आप श्योर मानो आप सक्सेस जरूर होंगे। तो अगले क्वेश्चन की भी हम बात करें, यहाँ पे पूछा जा रहा है आईपीएसी नेम इस कंपाउंड का। तो आईपीएसी नेम जब भी पूछे, जब भी फंक्शनल ग्रुप वहाँ पे मौजूद हो, ठीक, तो फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है कि वो कंपाउंड के फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, कंपाउंड के फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, यानी मैं उसके रिएक्टिविटी को डिफाइन कर रहा है। तो जिस फंक्शनल ग्रुप की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है उसी को हम प्रियोरिटी ऑर्डर में पहला स्थान देते हैं। और प्रियोरिटी ऑर्डर हम लोग जो डिवाइड करते हैं, जो अरेंज करते हैं, ये रिएक्टिविटी के बेस पे ही करते हैं। जिस फंक्शनल ग्रुप की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है उसे हम प्रियोरिटी में पहला रखते हैं। उसी प्रकार सभी फंक्शनल ग्रुप को हम अरेंज करते हैं, और डिपेंड करता है रिएक्टिविटी पे। तो अगर मैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की बात करूं, यहाँ पे हम डायरेक्ट शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि भाई डबल बॉन्ड अगर टर्मिनल पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद हो और टर्मिनल पोजीशन पे दूसरे टर्मिनल पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, तो नंबरिंग हम हमेशा डबल बॉन्ड से करते हैं। लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये है, क्यों करते हैं? क्योंकि डबल बॉन्ड की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है हम बात उसी की मानेंगे, इसलिए नंबरिंग हम डबल बॉन्ड से करते हैं। तो रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है भाई? रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है डबल बॉन्ड की, ठीक। डबल बॉन्ड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड जो हमारा होता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जबकि हमारा ट्रिपल बॉन्ड sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर 33.3 होते हैं, इसमें 50% होते हैं। तो जितना ज़्यादा अब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज़्यादा हो जाने की वजह से ट्रिपल बॉन्ड में जो पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उतना ही न्यूक्लियस के करीब हो जाते हैं, और न्यूक्लियस करीब हो जाने की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, अट्रैक्शन से एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है और एनर्जी कम हो जाती है, जबकि थोड़ा दूर हो जाने की वजह इसका एनर्जी ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी कम होती है। इसका मतलब ये रिएक्टिव है, ये रिएक्टिव हो गया क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी हम लोग क्या करते हैं? नंबरिंग अलॉट करते हैं। तो डबल बॉन्ड जहाँ मौजूद टर्मिनल पोजीशन पे डबल बॉन्ड दिखे और एक टर्मिनल पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो हम नंबरिंग डबल बॉन्ड से करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 5 पे ब्रोमो। और हाँ, लिखते समय हम हमेशा अल्फ़ाबेटिकल फॉलो करते हैं ऑर्डर, कि बी आर सबसे पहले आएगा कि सी एल, उसका देख लेते हैं अल्फ़ाबेटिकली। तो ब्रोमो पहले आ रहा है, फिर क्लोरो। तो 5 पे ब्रोमो, 4 पे क्लोरो, हेप्ट 1 इन 6 आइन, सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 71। इसको लगभग 406 लोगों ने गलत किया है। अब यहाँ से सीख लें ताकि आने वाले पेपर में हम गलतियां ना करें, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे असर्शन और रीजन दिया हुआ है। असर्शन में क्या करा कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस आर द ओनली नॉन कोवेलेंट बॉन्ड या इंटरेक्शन रिजल्टिंग इन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। ऐसा नहीं है,
कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो हमारा होता है सिर्फ वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। सिर्फ यहाँ पे बोला क्या कि क्या सिर्फ यही करता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा आयन डाइपोल इंटरेक्शन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्ट उसका फॉर्मेशन करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो अगर यहाँ पे ओनली ना लिखता तो सही रहता, लेकिन यहाँ पे ये बोल दिया क्या यही डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आर द ओनली नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन रिजल्टिंग इन द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। गलत, क्योंकि यहाँ पे आयन डाइपोल भी करता है भाई, आयन डाइपोल भी करता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो एसर्शन हमारा गलत हो गया, एक तरीके से हमारा एसर्शन गलत हो गया। ठीक, एसर्शन गलत। रीजन की बात कर लेते हैं। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इन HF और सिमेट्रिकली। बिल्कुल सही, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड ये सिमेट्रिकली बनाता है, सिमेट्रिकली होता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड। फ्लोरीन से जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वो हमेशा सिमेट्रिकली होते हैं। इसका मतलब कि एसर्शन गलत, रीजन सही। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन देख लेते हैं। बोथ ए एंड आर करेक्ट, नॉट ए इज करेक्ट बट नहीं, यानी थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा, ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। इस कंसेप्ट से हमें मिला क्या कि थर्ड वाला हमारा जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आयन डाइपोल जो होता है ये भी कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं A, B, C, और तीनों में आपसे पूछा ये जा रहा है कि आप तीनों देख के बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक, तो सबसे पहले ए स्टेटमेंट को चलिए देखते हैं। टू नोडल प्लेन्स रिजल्ट व्हेन टू वेव फंक्शंस ओवरलैप एक्सियली इन अपोजिट फेस। यहाँ पे जो बोला है कि क्या एक्सियली, हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में पढ़े हैं भाई कि एक्सियली नहीं होता, यहाँ पे या तो लेटरली होगा या तो साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग, या आप इसको लेटरली बोल दो, क्योंकि जो हमारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो लेटरली या साइड वाइज होता है, इसीलिए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमारा होता है जबकि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, क्योंकि लेटरली ओवरलैपिंग होने की वजह से या साइड वाइज ओवरलैपिंग होने की वजह से वो उतना ज़्यादा इंटरेक्शन न्यूक्लियस से नहीं हो पाता, तो बॉन्ड हमारा वीक बॉन्ड हो जाता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है देन पाई बॉन्ड से। तो यहाँ पे जो एक्चुअली बोला है यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट कि वह लेटरली बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ठीक, सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। द शेप ऑफ NH3 मॉलिक्यूल चेंजेज। अब शेप चेंजेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। द शेप ऑफ NH3 मॉलिक्यूल चेंजेस फ्रॉम पिरामिडल। NH3 का बताया जा रहा है कि ये NH3 जब था तो पिरामिडल था, ये टेट्राहेड्रल हो गया जब इससे बॉन्ड बनाया, इससे जब बॉन्ड बनाया तो टेट्राहेड्रल हो गया। तो हम चलिए देख लेते हैं भाई, NH3 इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, एक लोन पेयर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इस तरीके से। ठीक है, अब फिर वही कैसे हाइब्रिडाइजेशन आप निकालो, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर यानी कि 4, और 4 यानी कि sp3। अगर ये इसके नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर ना होता तो वो टेट्राहेड्रल होता, बट एक लोन पेयर की होने की वजह से, क्योंकि हमको पता है कि जब एटम पे या कंपाउंड के ऊपर डेविएशन नहीं आता तो उसकी जो ज्योमेट्री कहलाती है, और डेविएशन किसकी किसकी वजह से आती है, लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से, डबल बॉन्ड होने की वजह से, हेट्रोएटम मौजूद होने की वजह से डेविएशन आ जाती है उनकी ज्योमेट्री में। और हमको पता है कि ज्योमेट्री शेप कब बनता है, जब ज्योमेट्री में किसी भी प्रकार से डेविएशन हो जाता है। डेविएशन कौन कौन करता है, लोन पेयर, और वो सेंट्रल एटम के पास डबल बॉन्ड यानी मल्टीपल बॉन्ड अगर हो उसके वजह से, या वह सेंट्रल एटम जिसका हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं वो हेट्रो एटम हो, यानी हेट्रो एटम से बॉन्ड बनाया हो, तो जाके उसकी ज्योमेट्री में
कुछ चेंज आ जाती हैं, डेविएशंस आ जाती हैं, उसी हम ज्योमेट्री को उस समय हम लोग बोलते हैं शेप। तो दुनिया के सारे ज्योमेट्री जितने भी होते हैं वो शेप भी बन सकते हैं, कब? जब उसमें कोई डेविएशन आ जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि एक लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से अब ये टेट्राहेड्रल, इसका ज्योमेट्री जो टेट्राहेड्रल होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन का ज्योमेट्री इसका टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट हो गया। तो अब ये लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से कुछ डेविएशंस आ जाएंगी, क्योंकि आपको पता है लोन पेयर जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिपेलिंग टेंडेंसी रखता है, वो बॉन्ड पेयर को बहुत तगड़ा दबाता है। ठीक, तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में इनके ज्योमेट्री में डेविएशन आ जाएगा, बिखराव आ जाएगा, और जैसे ही बिखराव आएगा तो जो शेप धारण करता है उस शेप को हम लोग बोलते हैं पिरामिडल। ठीक, पिरामिडल बोलते हैं। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहती है इसकी अगर लोन पेयर ना होता, लोन पेयर आ जाने की वजह से वह पिरामिडल शेप में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब ये बोल रहा है कि अगर इसका हम लोग बॉन्ड बनाते हैं BF3 से, तो अब एक कंसेप्ट हम आपको सिखाते हैं यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट। क्या कि भाई इसके पास लोन पेयर है और BF3 के साथ बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं, तो बॉन्ड कैसे बनेगा? यहाँ पे इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो यहाँ पे कंसेप्ट सिखाएंगे कि कैसे किसी सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल कैसे जानेंगे कि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं है। इस कंसेप्ट के माध्यम से मैं ये सीख पाऊंगा, हम लोग आप लोग भी सीखेंगे कि किसी भी सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं है, कैसे दिखाएं या कैसे इसमें देखें। तो एक कंसेप्ट सीखते हैं क्या कि जिस सेंट्रल एटम का आपको पता करना है कि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं है, पहले पता करो कि उसका पीरियड क्या है, किस पीरियड से बिलोंग करता है। ये बी, हाँ, इसका मतलब ये जो है पुरान, ये सेकेंड पीरियड का है, और पीरियड को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। ठीक, एन से, तो ये सेकेंड पीरियड का है। जिस भी सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं है, उसको निकालने के लिए, उसको जानने के लिए सबसे पहला काम ये करेंगे, उस सेंट्रल एटम के बारे में बताओ कि किस पीरियड का है। पीरियड पता चल गया तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल n स्क्वायर फॉर्मूला, 2n की वैल्यू तो 4, यानी इसके पास टोटल 4 वैकेंट ऑर्बिटल मौजूद है। और हमको पता है कि सिंगल बॉन्ड बनाने में एक ऑर्बिटल यूज होता है, लोन पेयर को रखने में एक ऑर्बिटल यूज होता है, क्योंकि लोन पेयर भी ऑर्बिटल में ही रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक सिंगल बॉन्ड बनाने में, एक सिंगल बॉन्ड बनाने में एक ऑर्बिटल यूज होता है। अब अगर चार टोटल इसके पास ऑर्बिटल कितने हो गए, 4, तो टोटल 4 हो गए। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि अब इसके पास टोटल ऑर्बिटल, इसके पास 4 है और 3 बॉन्ड बनाया है, तो 3 बॉन्ड भाई बनाया है, 3 ऑर्बिटल हमारे यूज हो गए, क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं कहीं ऑर्बिटल में होते हैं। 4 टोटल ऑर्बिटल थे, 3 बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, एक हमारा वैकेंट ऑर्बिटल रह गया, वैकेंट ऑर्बिटल रह गया। वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम हो गया, क्योंकि ऑर्बिटल का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन उसमें रहना ही चाहिए। अगर ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल किसे कहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना लगभग 99% हो या 90% से ज़्यादा हो। न्यूक्लियस के सराउंडिंग का वह रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना लगभग 90% से ज़्यादा होती है, जहाँ पे उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उसी को, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल। ठीक, तो ऑर्बिटल में बोल दिया इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए, वैकेंट हो गया इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनस्टेबल है। ठीक है, अनस्टेबल है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम हो गया। अब इसको कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसका वैकेंट ऑर्बिटल मौजूद है। तो क्या होता है कि जब हम इसका रिएक्शन NH3 के साथ करवाते हैं,
तो इसके पास लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, और इसके साथ जब बॉन्ड बनाएंगे हम लोग तो यहाँ पे हमको पता चला एक वैकेंट ऑर्बिटल हो जाता है। तो ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे के इसके साथ जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है उसे हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो हमारे होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो इसके पास टोटल कितने हो गए, यहाँ पे जो बना नाइट्रोजन का, फिर से आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो सिग्मा, यानी कि कोवैलेंट जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं वो भी सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंडीशन क्या है, किसी एक एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए, दूसरे एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, तो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको दे के उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड ही होते हैं। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं देखूं, इसके पास लोन पेयर अब नहीं रहा, तो 3 इधर से सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड भी और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो कुल मिला के 4 नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालें तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। और अब इसका लोन पेयर खत्म हो गया, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड बना लिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो लोन पेयर 0। फिर भी यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आया, यहाँ पर भी sp3 आया, और NH3 में sp3 था, यहाँ पर भी sp3 था। तो इसके भाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर भी था, बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद भी BF3 के पास sp3 ही रहा। तो क्या चेंज हुआ, उसके ज्योमेट्री में चेंज आ गया, उसके शेप में चेंज आ गया। इस समय जब कोई लोन पेयर नहीं है तो प्योरली वो अपने ज्योमेट्रिकल फॉर्म में है, यानी उसकी sp3 का ज्योमेट्री क्या होता है, टेट्राहेड्रल, और लोन पेयर की वजह से डेविएशन तो पिरामिडल। तो ये बात भी सही हो गया कि जब NH3 मॉलिक्यूल होता है तो उस समय उसका पिरामिडल होता है, लेकिन जैसे ही बॉन्ड बनाता है BF3 के साथ, तो क्या उसका पूछ रहा है टेट्राहेड्रल हो जाता है, तो बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि वहां पे अब लोन पेयर मौजूद नहीं रहता, लोन पेयर मौजूद नहीं रहता, इसकी वजह से उसकी ज्योमेट्री जो होती है टेट्राहेड्रल वही रहेगी। तो सेकेंड वाला हमारा सही हो गया। इसमें कंसेप्ट क्या सीखे, कभी भी अगर वैकेंट ऑर्बिटल हमको निकालना है सेंट्रल एटम का, तो क्या करो, आप सबसे पहले पता करो कि उस सेंट्रल एटम के पास, उस सेंट्रल एटम किस पीरियड से बिलोंग करता है। एक बार पीरियड पता चल गया तो आप पता करो कि उसके पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, और फिर कितना बॉन्ड बना रहा है, कितना लोन पेयर है। एक बॉन्ड बनाने में एक ऑर्बिटल यूज होता है, एक लोन पेयर रखने में एक ऑर्बिटल यूज होगा, जो बचेगा वही वैकेंट ऑर्बिटल हो जाएगा। तो अब हम थर्ड यानी कि सी ऑप्शन की यदि मैं बात करूं, और जहां वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करने लगते हैं, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होता है। अब वो रिएजेंट वहां पे अटैक करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत शानदार कंसेप्ट हमको सिखाती है और बहुत मजेदार चीजें शेयर करती है यहाँ पे। ठीक है, तो अगली सी ऑप्शन की यदि मैं बात करूं, तो सी ऑप्शन में अगर मैं बात करूं फॉर्मल चार्ज की, तो पूछा जा रहा है कि O3 का फॉर्मल चार्ज। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। फॉर्मल चार्ज सेंट्रल एटम का पूछा जा रहा है आपसे, तो फॉर्मल चार्ज क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने लोन पेयर रखा है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, 6 होते हैं, 1 2 4, यानी कि एक लोन पेयर हो, और एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि -2, और हाफ ऑफ द टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है। टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब ये सेंट्रल एटम कितने बॉन्ड बनाया, और बॉन्ड बनाया तो कितना इलेक्ट्रॉन है उसमें, यानी कि एक, यानी यहाँ पे 2 2 4, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी 2 होते हैं। तो कुल मिला के 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए, हाफ ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो 6 कर दो, 2 3 जा 6, यानी कि 6 -2 -3, यानी कि 6 -5 इज इक्वल टू +1। यानी कि पूछा जा रहा है क्या O3 मॉलिक्यूल में फॉर्मल चार्ज +1, बिल्कुल सही। इसका मतलब कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, पहला गलत, क्योंकि वहां पे एक्चुअली नहीं, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा। सेकेंड वाला हम देखें, थर्ड वाले में +1 फॉर्मल चार्ज, सही कौन सा ऑप्शन, BC, यानी थर्ड विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें, तो रेट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आयोडीन बाई Ag+, दुनिया के सारे स्पीसीज, दुनिया के सारे मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबल पाना चाहते हैं। अगर वो अपना स्थान बदले, और स्थान बदलने के बाद स्टेबिलिटी कन्वर्ट हो जाएगी अनस्टेबिलिटी में, तो होना वैसा नहीं चाहेंगे। ये हम लोग के जीवन में भी यही लागू है कि अगर हमको जहाँ एक बार खुशियाँ मिल जाता है तो हम बार बार वहीं स्थान से खुशियाँ लेने का हमेशा संकल्प लेते हैं। ठीक है, तो करते क्या है,
कि रेट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस पूछा जा रहा है। ये अगर मैं अब आई को निकाल दूं, अगर मैं आई को निकालूं तो जो हमारा इंटरमीडिएट बनेगा, वो इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा भाई, उतना आई निकलने का चांस ज़्यादा रहेगा, उसका रेट ज़्यादा होगा। रेट का मतलब स्पीड होता है। तो अब आई को निकालो और जो इंटरमीडिएट होता है उसी पे डिपेंड करता है हमारा रेट। तो रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड करता है इंटरमीडिएट पे। अगर इंटरमीडिएट हमारा कार्बोकेटायन बना तो कार्बोकेटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही उसका रेट भी ज़्यादा उस रिएक्शंस का होगा। तो अगर मैं सारे ए बी सी में आई है अगर मैं निकालता हूं तो हमारा बनेगा क्या, ए की बात करूं तो यहाँ पे कार्बोकेटायन, यहाँ पर बात करूं यहाँ पे कार्बोकेटायन, सी की बात करूं। अब इसमें पूछा जा रहा है कि आई निकलने का रेट किसमें ज़्यादा निकलने का रेट होगा। तो भाई आप आई निकाले, कार्बोकेटायन बना, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। जितना ज़्यादा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी होगी उतना ही ज़्यादा उस रिएक्शन का रेट होगा। तो रेट होने के लिए देख लेते हैं। अब मैंने आपको बताया कि कितने जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे रेजोनेंस की बातें कहेंगे, कॉन्जुगेशन की बातें कहेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ उसमें ये माइंड में हमेशा ध्यान रखना आप कि 5 ही रिएक्टिव स्पीसीज होते हैं, 5 के अलावा रिएक्टिव स्पीसीज नहीं होते। कौन सा, लोन पेयर, वैकेंट ऑर्बिटल, फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अगर ये 5 कहीं दिखे और एक दूसरे के कार्बन की पोजीशन पे दिखे, कॉन्जुगेट पोजीशन पे एक दूसरे के, तो वो कॉन्जुगेशन में जाते हैं, या आप बोल सकते हो वो रेजोनेंस में गए। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे रेजोनेंस तो है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हो जाने की वजह से यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल आ जाता है। और वैकेंट ऑर्बिटल, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये रिएक्टिव स्पीसीज होते हैं। अगर ये रिएक्टिव स्पीसीज एक दूसरे के कॉन्जुगेट पोजीशन पे होते हैं तो वो कॉन्जुगेशन में चले जाते हैं, वो मॉलिक्यूल कॉन्जुगेशन में हो चला गया। तो एक यानी कि इसका कॉन्जुगेट पोजीशन ये है। रिएक्टिव स्पीसीज के जस्ट बगल वाला जो पोजीशन होता है कॉन्जुगेट पोजीशन कहलाता है। ठीक, तो अगर उस रिएक्टिव स्पीसीज कॉन्जुगेट पोजीशन पे फिर से कोई दूसरा रिएक्टिव स्पीसीज प्रेजेंट हुआ, चाहे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, इस तरीके से प्रेजेंट हुआ तो कॉन्जुगेशन में चले जाते हैं। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन तो है, यानी रेजोनेंस तो है, तो डबल बॉन्ड या वैकेंट ऑर्बिटल एक दूसरे की कॉन्जुगेट पोजीशन पे दोनों रिएक्टिव स्पीसीज प्रेजेंट है। ठीक, इस केस की बात करें, यहाँ पे तो क्वेश्चन को देख के ये लग रहा है कि इसमें तो शानदार तरीके से कॉन्जुगेशन है भाई, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन हो रहा है एक वैकेंट ऑर्बिटल और एक डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द हो रहा है। ये ना एक डबल बॉन्ड ही पार्टिसिपेट कर रहा है कॉन्जुगेशन। बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर बात करें तो कार्बोकेटायन यानी यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल, और ये वैकेंट ऑर्बिटल दो डबल बॉन्ड के बीच कॉन्जुगेशन हो रहा है। यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड, जो पाई इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं हमारे मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड के साथ वैकेंट ऑर्बिटल जा रहा है कॉन्जुगेशन में, यहाँ पे सिंगल। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है कार्बोकेटायन। तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट की सिर्फ बात करेंगे तो कार्बन जहाँ मौजूद हो इंडक्टिव इफेक्ट लगाते हैं। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट भी था, रेजोनेंस का जो सब था। तो अगर मैं देखूं तो भाई होना क्या चाहिए, इसमें ज्यादा स्टेबिलिटी, हमने बोला कि रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ जो रिएक्शंस होते हैं ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ यानी कार्बोकेटायन। जो इंटरमीडिएट हमारा बनेगा कार्बोकेटायन, तो कार्बोकेटायन का अगर देखें तो इसके अकॉर्डिंग बी वाला हमारा ज़्यादा स्टेबल हो जाए, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन तगड़ा है, 2 पाई बॉन्ड के थ्रू हो रहा है। यहाँ पे कहीं उसमें कुछ नहीं, तो होना क्या चाहिए, इस कंसेप्ट को आप मिलाओ तो होना क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा बी, फिर आपका ए, तब सी। और जो जितना जल्दी भाई ये ज़्यादा स्टेबल है तो जल्दी होना चाहेगा, जल्दी होना चाहेगा तो आई उतना जल्दी निकालेगा, तो आई जितना जल्दी निकालेगा तो उसका रेट उतना ज़्यादा हो जाएगा। वही पूछ रहा है कि इसका रेट ज़्यादा होगा Ag प्लस के द्वारा ऑब्स्ट्रक्शन करने का। ठीक, लेकिन यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट यूज हो रहा है, क्योंकि जैसे ही ये बी वाले में हम लोग आई निकालते हैं तो कार्बोकेटायन जैसे ही बनता है, तो कार्बोकेटायन बनने की वजह से इस समय ये नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक ना। अब थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं यहाँ पे। अब थोड़ा सा हकल रूल देखा जाए भाई, हमको पता है हकल रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हमको पता जाए क्या होता है कंडीशंस, कंडीशन ऑफ एरोमेटिक एंड
एंटी एरोमेटिक। क्या कंडीशन होता है इसका? कंडीशन क्या होता है कि भाई जो हमारा कंपाउंड हो साइक्लिक हो यानी रिंग हो, पहला कंडीशन। रिंग होने के बाद थ्रू आउट कॉन्जुगेशन हो, थ्रू आउट द रिंग कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, और अगर कॉन्जुगेशन में है। और थर्ड सफिशिएंट कंडीशन होता है प्लेनरिटी का। अगर ये कंडीशन फॉलो करता है, कंडीशन ऑफ एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक की बात कर रहा हूँ, अगर ये कंडीशन फॉलो हो कि रिंग है, थ्रू आउट द रिंग कॉन्जुगेशन है और प्लेनर है, उस केस में अगर 4n+2 अगर हमारे पाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आती है तो हमारा एरोमेटिक होता है, जो कि बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में भी आया था नीट के। तो अब अगर 4n को फॉलो करता है तो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, तो हमारा एंटी एरोमेटिक हो जाता है। यहाँ पे n क्या होता है? नंबर्स ऑफ रिंग कितने हैं? एक। ठीक, तो अगर 4n को फॉलो किया तो एंटी एरोमेटिक। और हमको पता है कि जो स्टेबिलिटी होती है, जो हमारा स्टेबिलिटी होती है भाई, हाँ, सबसे ज़्यादा स्टेबल जो हमारे होते हैं वो सबसे ज़्यादा होती है एरोमेटिक की, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। यानी ये आर्डर होता है स्टेबिलिटी का, सबसे ज़्यादा एरोमेटिक स्टेबल, फिर नॉन एरोमेटिक, तब एंटी एरोमेटिक होता है। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे इस केस में, और ये दोनों कंडीशन को जो फॉलो ना करे, ये तीनों कंडीशन और इस तरीके से जो फॉलो ना करे, उससे हम बोलते हैं वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हुआ। अगर रिंग है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, रिंग है, ठीक कंडीशन, तो अगर 4n+2 को फॉलो करता है तो एरोमेटिक, 4n को फॉलो करता है तो एंटी एरोमेटिक। अगर इन केस में इनके अलावा कुछ भी होता तो नॉन एरोमेटिक हो जाते। तो अब करते क्या है कि इसको देखते हैं, इस समय नॉन एरोमेटिक है, लेकिन जैसे ही इसके पास प्लस आई निकालने के बाद कार्बोकेटायन आता है, तो यहाँ पे एक रिंग यानी कि दो पाई यानी कि 4 हो गए इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब 0, तो यहाँ पे जो 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 4n में फॉलो करवाएं। रिंग की n की वैल्यू, एक रिंग एक ही है तो n की वैल्यू 1, 4 × 1 यानी 4, यानी ये इसको फॉलो कर दिया, यानी कि एंटी एरोमेटिक बन गया। तो ये एंटी एरोमेटिक बनने की वजह से हमको पता है कि अगर ये एंटी एरोमेटिक बना, और स्टेबिलिटी नॉन एरोमेटिक की एंटी एरोमेटिक से भी ज्यादा होती है, तो भाई नॉन एरोमेटिक में था तो स्टेबल था, एंटी एरोमेटिक बना रहा है तो अनस्टेबल हो जा रहा है, तो होना क्यों चाहेगा वो? क्योंकि एंटी एरोमेटिक बनने से हाईली अनस्टेबल हो जा रहा है, क्योंकि नॉन एरोमेटिक ही स्टेबल था इस केस में। तो अपना आई निकालने का रेट उसका कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही निकालेगा कार्बोकेटायन बनेगा और ये कंपाउंड हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, जो कि हाईली अनस्टेबल, तो बनना नहीं चाहेगा। वो उसी के फॉर्म में रहना पसंद करेगा, क्योंकि उसी फॉर्म में रहने से उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम है, क्योंकि वो नॉन एरोमेटिक है, और नॉन एरोमेटिक की स्टेबिलिटी एंटी एरोमेटिक से ज़्यादा होती है। तो ये अब इसके कंपेयर की बात करूँ मैं, तो ये सबसे ज़्यादा हो जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक की कंडीशन नहीं आ रहा, यहाँ पे बिल्कुल रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस की वजह से ये मैक्सिमम हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद ये तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि एंटी एरोमेटिक बन जा रहा है। इससे भी ज़्यादा सी वाला हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमारा इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से वहाँ का कार्बोकेटायन जो बनेगा वो स्टेबल होगा थोड़ा सा, इससे भी ज़्यादा वो स्टेबल हो जाएगा। तो हमारा ए, फिर सी, तब लास्ट में बी, यानी 4 विल बी द राइट आंसर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक बन रहा है तो बिल्कुल बनेगा, अगर नॉन एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक बन रहा है तो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि नॉन एरोमेटिक में वो स्टेबल है। तो इस बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अगर मैं रेजोनेंस की बात मानता तो हम क्वेश्चंस को गलत कर देते, बोलते सबसे ज्यादा बी, ए, सी, लेकिन यहाँ पे एंटी एरोमेटिक, तो आप क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो आप जरूर देखें एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक का कंडीशन भी जरूर देखें, क्योंकि रिंग में ही हम लोग एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक देखते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इंथैल्पी ऑफ कंबक्शन सब्सटेंस ऑलवेज। तो जितने भी हमारे कंबक्शन वाले रिएक्शंस होते हैं वो हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है कि भाई रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाए, और जब रिएक्टेंट की एनर्जी हाई और प्रोडक्ट की एनर्जी कम, एनर्जी कुछ बाहर निकली होगी, तो जो एनर्जी आउट होती है उसी को हम लोग बोलते हैं
जो उस ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्शन के दौरान एनर्जी बाहर निकले वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो बाहर हीट निकलती उसे इंथैल्पी बोलते हैं। एंड डेल्टा एच की वैल्यू जो हमारी इस केस में आती हो वो निगेटिव आती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में डेल्टा यानी चेंज इन इंथैल्पी की वैल्यू निगेटिव होती है। अगर चेंज इन इंथैल्पी की वैल्यू निगेटिव हो गई तो ये रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस होता है। तो जितने भी हमारे नेचुरल रिएक्शंस होती हैं वो सभी के सभी हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ती है रिएक्शन करवाने में, तो ऐसा होना चाहिएगा। तो अब जितने भी हमारे कंबक्शन वाले रिएक्शंस होती हैं उस केस में प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। यानी रिएक्शंस के दौरान कहीं भी अगर कंबक्शन की बात आए तो हमेशा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव। इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि डेल्टा एच की वैल्यू लेस देन जीरो होगा, लेस देन जीरो। तो कभी भी अगर कंबक्शन दिखे तो कंबक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, ठीक। एक्सोथर्मिक हो जाने की वजह से उसका डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव यानी जीरो। तो हमारा 4 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो इन सारे क्वेश्चन को डिस्कशन हमने यहाँ पे किया, और आप भी देखिए कि कितना ज़्यादा मज़ा भी आया क्वेश्चन को करते समय। सारे कंसेप्ट को हमने यहाँ बहुत बारीकी से सीखा, और आप लोग पेन और कापी लेके ज़रूर कंसेप्ट लिखा करिए, क्योंकि ये वो कंसेप्ट होते हैं जो आपको अलग अलग क्वेश्चन में, कई तरह की क्वेश्चन में सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, आप अच्छे रहिए। थैंक यू सो मच। हाँ, तो प्यारे बच्चों, कल 25 सितंबर 2022 में फुल सिलेबस टेस्ट के उन क्वेश्चंस के मैं सलूशन लेके आया हूँ जिसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं क्वेश्चंस। ये पहला क्वेश्चन है, और इसमें मैंने देखा है कि कुछ बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज इसलिए रहते हैं, एक्चुअली इसमें दो तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। एक हमारी जानी पहचानी यूनिट है MKS यूनिट, और दूसरी कोई न्यू यूनिट सिस्टम है। ये न्यू यूनिट सिस्टम है, ठीक है। तो अब इसमें तो वही यूनिट्स हैं, किलोग्राम, ये मास की है, मीटर और टाइम की सेकंड, और इसमें एक नई यूनिट है। इसकी मास की यूनिट अल्फा केजी के बराबर है, और बीटा मीटर के बराबर है, और गामा सेकंड के बराबर है। अब जरा ध्यान दीजिएगा इसमें कि 1 न्यूटन वुड बी, मतलब हम पूछ रहे हैं कि अगर फोर्स की यूनिट 1 न्यूटन इन अपनी यूनिट में हो तो नई वाली यूनिट में इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप लगाओगे N1U1 इज इक्वल टू N2U2। तो ये 1 न्यूटन है, ये दिया हुआ है, तो यहाँ 1 रखो और यूनिट रख दो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये वैल्यू तुम्हें N2 निकालनी है। तो अल्फा केजी, बीटा मीटर और गामा सेकंड का स्क्वायर। अब ये बहुत ही आसानी से है, N2 तुम्हें कैलकुलेट करना है। तो N2 इज इक्वल टू, देखो केजी मीटर सेकंड स्क्वायर तो कट गया, तो ये अल्फ़ा इधर जाएगा, तो अल्फ़ा -1, बीटा -1 और गामा स्क्वायर। तो ये फर्स्ट यूनिट हो जाएगी। इसमें दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। पहला, 1 न्यूटन इज हाउ मच दिस यूनिट, मतलब 1 न्यूटन में ये कितना होगा। दूसरा ये बनता है कि इस नई यूनिट की एक वैल्यू कितने न्यूटन के बराबर होगी। तो फिर आप यहाँ पे 1 रखेंगे और फिर इसमें रखेंगे, इसमें n की वैल्यू, N1 की वैल्यू निकालेंगे। तो उम्मीद है कि अब गलती नहीं होगी आपसे। जैसे हम कह दें
एक एग्जाम्पल ले लें कि what will be this new unit of force in newtons। तो मतलब अब तुम N21 लोगे और N1 निकालोगे कि वो कितने न्यूटन के बराबर है। 586 बच्चों ने गड़बड़ किया था और मल्टीप्लाई डिवाइड की तो गलती कॉमन है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कई लोग बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ये क्वेश्चन बेटा हमने कल डिस्कशन में भी आपको एक्सप्लेन किया था, उसमें आप देख सकते हैं काफ़ी डिटेल में किया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये मोस्ट कंफ्यूजिंग में रहेगा। इसमें ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। मोमेंटम ऑफ ए बॉल, देखो जब भी कोलिजन होता है तो बॉल प्लस फ्लोर का मोमेंटम कंजर्व रहता है। जितना फोर्स बॉल फ्लोर पर लगाती है उतना ही फोर्स फ्लोर भी बॉल पे लगाता है। तो सिस्टम मान लें तो इन दोनों का कंबाइंड मोमेंटम 0 रहता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये तो कोई भी दो मटेरियल हों, ये मोस्टली 0 से 1 के बीच में ही रहता है। तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं था, ये दो तो सही हैं। और इसमें मान लीजिए आपको कन्फ्यूजन था, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती जब कोलिजन होता है। इसको मैं आपसे कहूँगा कि जो कल फिजिक्स का पेपर डिस्कस हुआ था FLT वाले में, इस क्वेश्चन को उससे भी देख लेना तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये जैसे हमारे पास है, ये M1 बॉल है और जब ये दोनों एक दूसरे से भिड़ती हैं तो मान लीजिए इसकी वेलोसिटी U1 है, इसकी U2 है, तो इसकी तो U1 तो ज़्यादा ही होगी। फिर ये कांटेक्ट में आ गई तो ये बॉल इसको दबाएगी, इस पे फोर्स लगाएगी तो इसकी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और ये बॉल इस पे लगाएगी तो इसकी कम हो जाएगी। और अब जगह ही नहीं है तो क्या होगा, दोनों डिफॉर्म होने लगती हैं। तो देखिए ये दो बॉडीज़ हैं, अब आई 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 यहाँ टिक रहा है, तो ये इस पे फोर्स इधर लगेगा तो इसकी वेलोसिटी कम होनी है, इस पे फोर्स इधर लगेगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। और पीछे वाले की ज़्यादा है, अब ये टक्कर में आ गई तो शुरुआत में क्या होगा, इसमें ये घुसना शुरू करेगी, तो ये दबना शुरू करेगी, ये एक्सटेंड होगी, तो डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा बॉडी में। तो इस समय जिस समय कोलिजन हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, डिफॉर्मेशन एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है। तो ये कंजर्वेशन कोलिजन के समय नहीं होता है। ये बात दूसरी है कि अगर इलास्टिक कोलिजन है तो परफेक्टली इलास्टिक में जानते हैं जितना डिफॉर्मेशन हुआ उतनी रिकवरी हो जाती है, तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप और साइज़ में दोबारा आ जाती है, तो पूरी डिफॉर्मेशन एनर्जी फिर काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन ये कंजर्व नहीं होती है। जब दोनों बॉल्स कांटेक्ट में रहती हैं उस समय ये कन्वर्ट होती है। और ये जो कंडीशन है, ये अगर यहाँ इलास्टिक कर दिया जाए, अगर एक बॉल M है, दूसरी भी बॉल M है और ये रेस्ट में भी है, और ये बॉल इससे इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन करे तो कोलिजन के बाद ये दोनों 90 डिग्री पे जाते हैं। इस फैक्ट का प्रूफ ऑलमोस्ट सभी टेक्स्ट बुक्स में दिया हुआ है, तो प्रूफ आप कहीं भी देख सकते हैं। तो ये रॉन्ग है क्योंकि ये इनइलास्टिक लिखा है। अगर ये इलास्टिक होता तब ये भी सही होता। अब हमें फॉल्स बताना है तो फोर्थ वाला है, फोर्थ फॉल्स है, इसलिए यही करेक्ट आंसर है। ये देखिए, मोशन अंडर ग्रेविटी ऑफ ए पार्टिकल इज, तो जब बॉडी अंडर ग्रेविटी चलेगी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू सब जगह सेम होती है।
तो एक्सेलेरेशन इज यूनिफॉर्म, एवरीवेयर एक्सेलेरेशन इज जी। तो ये गलत हो गया। और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा क्योंकि वेलोसिटी इसकी बढ़ती जाएगी, नीचे जाएगी तो बढ़ती जाएगी, ऊपर जाएगी तो घटती जाएगी। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और एक्सेलरेशन ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मतलब एक्सेलरेशन शुड नॉट चेंज विथ टाइम। ये देखिए, ये बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। इफ्लक्स वेलोसिटी क्या होती है? तो इफ्लक्स वेलोसिटी निकालते हैं। सपोज ये एक लिक्विड, सिंगल लिक्विड भरा हुआ है, तो ये सब लोग जानते हैं, अगर ये h हाइट है ये, तो इफ्लक्स वेलोसिटी होती है √2gh। तो डेंसिटी इफ ओनली सिंगल लिक्विड इज फिल्ड, तो सिंगल लिक्विड फिल्ड है तो इफ्लक्स वेलोसिटी में डेंसिटी का कहीं नामो निशान नहीं है। और डेंसिटी इफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स आर फिल्ड, तो इसको हम देखते हैं करती है कि नहीं करती है। थोड़ा सा 420 ही कर रहे हैं। थर्ड वाला देखते हैं क्योंकि 1 और 2 दोनों दिए हैं। तो डेप्थ ऑफ orifice फ्रॉम द फ्री सरफेस, तो फ्री सरफेस से डेप्थ पे तो इफ्लक्स वेलोसिटी करती है डिपेंड। तो ये थर्ड वाला सही हो गया। अब अगर ये थर्ड वाला सही है तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्थ वाला सही नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 वाला गलत है। हमने इसको क्यों नहीं देखा? इसलिए नहीं देखा कि इसमें लिखा है बोथ 1 और 2। और एक मिनट, इफ्लक्स वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो डज नॉट डिपेंड अपॉन का मतलब है ये सही है। रो नहीं आ रहा है यानी डिपेंड नहीं कर रही है, तो ये पहला सही हो गया। अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। अब ये देखना पड़ेगा कि 2 इमिसिबल लिक्विड फील्ड है तो क्या हुआ। तो देखो भाई, ये मान लो 2 इमिसिबल लिक्विड ले लिए, ये रो 1 है, ये रो 2 है, और यहाँ पे हमने ऑरिफिस लगा दी है। तो यहाँ का प्रेशर कितना होगा? सपोज ये हाइट h1 है, ये हाइट h2 है, यहाँ से यहाँ तक की, तो यहाँ का प्रेशर हो जाएगा h1 रो 1 g प्लस h2 रो 2 g, ये प्रेशर है। और यहाँ वाला प्रेशर एटमॉस्फेयर है। पोटेंशियल एनर्जी चली गई, यहाँ की वेलोसिटी 0 है, तो दैट इज इक्वल टू हाफ। अब निकलने वाले लिक्विड की डेंसिटी तो रो 2 ही है, तो रो 2 v²। तो जब बर्नौलीज हम लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे v, इस बार रो कैंसिल नहीं हो रहा है, तो डेंसिटी इफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स आर फिल्ड, तो इस पे डज नॉट डिपेंड नहीं करता है, इसमें डिपेंड करता है डेप्थ ऑफ द ऑरिफिस फ्रॉम द फ्री सरफेस। तो इस पे भी डिपेंड नहीं करता है, लेकिन ये डिपेंड करता है, तो ये गलत हो गया। तो खाली फर्स्ट आंसर इज सही, पहला आंसर सही है। ये डज नॉट डिपेंड लगा दिया ना, तो उसने बच्चों को कंफ्यूज कर दिया। तो डेप्थ ऑफ द सरफेस पे तो डिपेंड करता है, इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट सही नहीं है, हमें पता करना है ना करें।
तो ये पहला वाला ही सही है इसका। और दूसरे में भी डिपेंड करता है, दो इममिसिबल वाला भी समझ लीजिए। अगर आपने होल नीचे किया तो डेंसिटी पे फ्लक्स वेलोसिटी डिपेंड करेगी, होल ऊपर कर दिया तो नहीं करेगी। तो ये तो वैसे भी अपने आप में इसके बहुत पार्ट हैं, तो इसके सही होने के चांसेस नहीं है। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन कि रफ इंक्लाइन प्लेन पर ये स्फीयर ऊपर जा रहा है लेकिन ये रोल्स कर रहा है। तो रोल्स कर रहा है तो इसका मतलब है कांटेक्ट की वेलोसिटी तो जीरो है। रोल्स का मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी जीरो। अब यहाँ फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, इधर mg साइन थीटा लगता है। तो अब यहाँ पे अगर mg साइन थीटा लगेगा और चूंकि ये रोल कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी हमेशा जीरो ही होनी चाहिए, तो ये टॉर्क नहीं देगा और स्पीड कम करने लगेगा, तो v बराबर r ओमेगा नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है कोई ऐसा फोर्स चाहिए जो टॉर्क भी दे और इसको काउंटर बैलेंस भी करे, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा ऊपर की ओर। तो अगर स्फीयर चाहे नीचे रोल करे चाहे ऊपर करे, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ऊपर ही लगेगा, सिर्फ इसलिए कि mg साइन थीटा को वो ट्रांसलेशनल जो वेलोसिटी है उसको जीरो हीरो कर सके। तो एक्टिंग अप द इंक्लाइन प्लेन, फोर्स सही हो गया। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है और वर्क होता है एफ कॉस थीटा। तो चूंकि एंगल 90 है तो इसका वर्क डन जीरो ही होगा, और ये यूनिफॉर्म हो तो भी जीरो होगा, नॉन यूनिफॉर्म हो तब भी जीरो होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी जीरो। हाँ, अगर ये बाई सेंट्रीपिटल फोर्स ना कहते थे वर्क डन बाई फोर्सेस, तो नॉन यूनिफॉर्म में एक टेंजेंशियल फोर्स भी लगेगा और वो वर्क करेगा, तो टोटल वर्क डन जीरो नहीं होगा। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स का किया हुआ वर्क डन दोनों ही में, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों टाइप के सर्कुलर मोशन में जीरो होगा। इसको डिस्टेंस निकालनी है, तो बच्चे जब भी डिस्टेंस निकालनी हो पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लिया करो। तो v बराबर, इसको डिफ्रेंशिएट करो 2t - 4। अब इसका ग्राफ बना लो, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ये -4 है और 4 सेकेंड पे ये वैल्यू 4 आ जाएगी, ये वैल्यू 2 सेकेंड पे है। आप बना लो, देख लो। t बराबर 0 रखोगे तो वेलोसिटी -4 है, और t बराबर 2 रखोगे तो वेलोसिटी 0 है, और t बराबर 4 रखोगे तो वेलोसिटी हमारे पास 2 × 4 - 4, ये 4 के बराबर हो जाएगी, 8 - 4। ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, लीनियर फंक्शन है। अब डिस्टेंस निकालना है, तो इन दोनों एरिया को निकालो और इसको ऐड कर दो। तो ये वाला एरिया कितना है? हाफ बेस, तो बेस भी 4 है, हाइट 2 है, और इसका भी एरिया वही है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये 4 + 4 8 आ गया डिस्टेंस। अगर डिस्प्लेसमेंट कहता तो ऑफ कोर्स ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव माना जाता है, नीचे वाला नेगेटिव। डिस्टेंस में दोनों को बस एरिया निकाल के जोड़ दो, ऊपर नीचे सब पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट में नीचे वाला नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, तो तब ये 0 आता। डिस्प्लेसमेंट पूछते तो 0 आता, लेकिन डिस्टेंस इसकी 8 आएगी।
ये क्वेश्चन क्यों गलत किया, ये तो बहुत ही सिंपल है, भगवान जाने। ये यहाँ से गिर रही है, कुछ बच्चों ने हो सकता है ये कर दिया हो, mgh बराबर हाफ mv स्क्वायर कर दिया हो, तो h की जगह हो जाएगा 2r, mg बराबर हाफ mv स्क्वायर, तो m से m कैंसिल हो गया, तो v बराबर √4gr, तो ये हो जाएगा 2√gr। अरे बस यही कन्फ्यूजन का कारण था। अगर आपने ऐसे किया तो ये आंसर दिया हुआ है, आप कहेंगे ये सही है, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है कि ये h देखो बहुत ज़्यादा है, तो g यूनिफॉर्म तब मानते हैं, ये फार्मूला तब मानते हैं जब g यूनिफॉर्म हो और अर्थ की सरफेस से बहुत पास में वर्क हो रहा हो। ये तो अर्थ की रेडियस के बराबर ऊपर जा रहा हो, तो ग्रेविटेशन वाला फार्मूला लगाओ। यहाँ की एनर्जी कितनी हो जाएगी, -g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ पार्टिकल सेंटर से डिस्टेंस 3r, और यहाँ स्पीड 0 है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -g mm अपॉन ओनली r प्लस हाफ mv स्क्वायर। अब आप पहले m से m काट दीजिए दोनों तरफ, और gm की जगह रख दीजिए gr स्क्वायर, तो -gr स्क्वायर अपॉन 3r इक्वल टू -gr स्क्वायर अपॉन r और प्लस हाफ mv स्क्वायर। तो ये r तो ये सब कट जाएगा और फिर उधर प्लस जाएगा, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। m तो कट गया था, तो v स्क्वायर बराबर -2g r/3 प्लस 2gr। तो ये आएगा सॉल्व करने पर, इसमें अब जोड़ लो एलसीएम लेके, फिर अंडर रूट ले लो, ये आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन हम क्या बताएं, मोस्टली इसमें गड़बड़ यही होती थी, बच्चे mgh लगा देते हैं, तो वो नहीं लगाना है क्योंकि, और ये देखिए आप एंगुलर मोमेंटम जानते ही हैं, जैसे ये पार्टिकल जा रहा है, मोमेंटम p है, और इसके अबाउट लेना है एंगुलर मोमेंटम, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो, और p मान लो ये वाली डिस्टेंस l है, तो pl कर दो। तो p क्या है, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल mv, और l क्या है, जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना हो उससे एक परपेंडिकुलर डाल दो वेलोसिटी वाली लाइन पे, तो ये आ जाएगा pl, ये एंगुलर मोमेंटम होता है। अब यहाँ पर देखिए सब चीज़ें दी हुई हैं, इस लाइन को बना दीजिए, x 0 है तो y 2 होगा, y 0 है तो x -2 होगा, ये हमारे पास लाइन आ गई। ये एंगल 45 है क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ये भी 45 है। पार्टिकल इसी लाइन पर कहीं चल रहा है, ठीक है, तो p निकाल लो, मास 2 kg है, वेलोसिटी 2 है, तो ये 4 हो गया। अब मुझे परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है, तो ओरिजिन के अबाउट निकालना है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो। देखो ये 45 है, ये 90 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, निकालो, ये वाली डिस्टेंस 2/√2, √2 आ जाएगी। तो एंगुलर मोमेंटम बराबर 4 × √2, ये फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। ये दिस अपॉन दिस इज sin 45, तो ये 2 है, ये x है, x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/√2, तो x इज इक्वल टू √2 आएगा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस √2 है, तो ये आंसर आ जाएगा। चलिए बिल्कुल ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, हीट गिवन निकालना है, तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W हो जाएगा,
डेल्टा यू कैसे निकालें? हाँ, डेल्टा यू होता है, यू बराबर होता है F/2 nRT, और हीलियम है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी, 3/2, और एन की कोई परवाह ना करो, nRT की जगह PV लिख देंगे, ठीक है ना। तो डेल्टा यू ए से बी गए हैं तो UB माइनस UA, ये डेल्टा ए हो गया, प्लस वर्क डन ए से बी जाने में वो एक एरिया है। तो UB कितना हुआ? 3/2 4P0 V0। UA कितना हुआ? 3/2 इंटू P0 V0, और प्लस W कितना हुआ? ट्रिपीजियम का एरिया P0 प्लस 2P0 बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई 2V0 माइनस V0। अब बेटा इन सबको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी आंसर आ जाए इसको कैलकुलेट कर लो, करें कैलकुलेट। तो ये 4P0 है तो 3/2 और 4P0 V0 माइनस P0 V0 तो 3P0 V0 हो गया, और ये V0 है, ये 3P0 है तो प्लस 3/2 इंटू P0 V0। तो ये हमारे पास 9/2 प्लस 3/2 P0 V0 आ गया, तो 9 3 12/2 यानी 6 P0 V0 वर्क डन आ रहा है। क्या यही आ रहा है? इसी में कंफ्यूजन था। कौन सा क्वेश्चन है? 32। हाँ ठीक है, 6 P0 V0 आ रहा है, तो इस तरीके से इसको कर सकते, ठीक है। चलो अब आगे चलो। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, इसमें आप लोगों ने गड़बड़ की थी, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और एक बार जो डिस्कशन हमने मिश्रा सर ने किया था कल वाला, वो भी देख लीजिएगा, वो भी डिस्कशन बहुत अच्छा था, और आपके बहुत सारे डिस्कशन उससे भी ख़त्म हो जाएंगे। थैंक यू।